हेलो स्टूडेंट्स, गोट कैट वन क्यूए सेक्शन की आज हम बात करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे. व्हाट डज इट से? सो क्वेश्चन अगर मैं पढ़ूं तो कह रहा है देयर आर 91 क्रेट्स ऑफ मैंगोज. ठीक है, ईच क्रेट कंटेनिंग एटलीस्ट 30 मैंगोज एंड एट मोस्ट 60 मैंगोज. सो जितनी भी क्रेट्स हैं, लेट्स से क्रेट वन, क्रेट टू, ऐसे करते 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 आई एम हैविंग 91 क्रेट्स, है ना. और हर क्रेट का हिसाब ये है दैट मिनिमम इसमें 30 मैंगोज होंगे और मैक्सिमम 60, एंड द सेम लॉजिक इज फॉलोड बाय ऑल द क्रेट्स. सो इस तरीके से कुछ हमारे पास सिनेरियो क्रिएट हो रहा है. ठीक है, अभी क्या, if no four crates have the same number of mangoes. Now this is the most crucial information you should have. No four crates should have the same number of mangoes. Now I hope आप समझ पा रहे हो कि मैं 3 क्रेट्स में सेम नंबर ऑफ मैंगोज चाहूँ तो रख सकता हूँ, पर 4th क्रेट में वही सेम नंबर ऑफ मैंगोज नहीं होने चाहिए. ये मुझे समझ आ रहा है. अब वो क्या बोल रहा है? What is the maximum number of mangoes that can be present in all the crates together? आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया. बहुत ही बेसिक सा डेटा है. अगेन, अगर आपने DLR का सेट अटेम्प्ट किया है, फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, वहाँ भी हमें यही मैक्सिमम मिनिमा से डील करना था और यहाँ भी यही लॉजिक हमें लगाना है मैक्सिमम मिनिमा का. तो अब मैं कैसे सोचना शुरू कर सकता हूँ, इस पर हम विचार करना शुरू करते हैं. आप ऐसे समझो भाई कि मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या है. सर पॉसिबिलिटी है, अगर आप पहले तो नंबर ऑफ क्रेट्स समझें तो नंबर ऑफ क्रेट्स कितनी है टोटल? 91. और क्या, और आपके पास कहानी ये है कि आप 60 मैक्सिमम मैंगोज रख सकते हो, मिनिमम 30 रख सकते हो. ठीक है, अब किन्हीं भी 4 क्रेट्स में सेम नंबर ऑफ मैंगोज नहीं होना चाहिए. मतलब 3 में तो मैं रख ही सकता हूं. इसका क्या मतलब हुआ? अगर मुझे नंबर ऑफ मैंगोज को मैक्सिमाइज करवाना है, नंबर ऑफ मैंगोज जो है उन्हें अगर मुझे मैक्सिमाइज करवाना है, तो मैं कोशिश करूंगा कि सबसे पहले 3 क्रेट्स में 60 रख दूं. आई होप आप समझ पा रहे हो. आई रिपीट माई स्टेटमेंट. मैंने 3 क्रेट्स उठाई, उनमें 60 रख दिया. आई होप आप समझ पा रहे हो. अब मैं 4th क्रेट में 60 नहीं रख सकता, तो मैं ये बोलूंगा कि अब अगली 3 क्रेट्स में मैं कितना रखूंगा? मैं अगली 3 क्रेट्स में 60 माइनस 1 59 रखूंगा. आई होप आपको पैटर्न समझ आ गया. अब मैं ऐसे ही अगर करना शुरू कर चुका हूं तो अगली 3 क्रेट्स में कितना रखूंगा? मैं अगली 3 क्रेट्स में 58 मैंगोज रखूंगा. तो ये किस्सा कहां तक चलेगा वो हम समझ लेते हैं. तो आप समझो आपके पास ये 3 क्रेट्स के क्या हिसाब किताब बैठेगा, जरा वो समझने की कोशिश करते हैं. तो 3 है ना. आप समझो आपके पास टोटल 91 क्रेट्स हैं. अगर आपके पास टोटल 90 क्रेट्स होते तो 90/3 आपको ये 30 सेट्स बन रहे होते. आई होप आप समझ पा रहे हो. तो अगर आप ठीक से सोचोगे तो 60 से लेके 30 तक आपके पास टोटल 31 नंबर से, अगर आप ठीक से समझ पा रहे हो तो आप कैसे पता करते हो? आई होप आपको दोनों इंक्लूड करने को कहा गया कि मैक्सिमम 60 हो सकता है, मिनिमम 30. तो 60 माइनस 30 प्लस 1, यानी मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल चॉइसेस हैं नंबर ऑफ मैंगोज को लेके, वो है बेसिकली 30 प्लस 1 दैट इज 31. मतलब मैं 31 टाइप्स ऑफ मैंगोज रख सकता हूँ. मतलब कि मैं चाहूँ तो किसी में 30 मैंगोज रख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो किसी में 31 मैंगोज रख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो किसी में 32 मैंगोज रख सकता हूँ. ऐसे करते करते मैक्सिमम में चाहूँ तो किसी में 60 मैंगोज रख सकता हूँ. तो मैंगोज, नंबर ऑफ मैंगोज में कितने रख सकता हूँ उसको लेके जो मेरे पास नंबर ऑफ चॉइसेस है वो 31 चॉइसेस है. आई होप आप समझ पा रहे हो. अब इससे क्या फायदा हो रहा है? इससे ये फायदा हो रहा है, समझने की कोशिश करना, कि जब ये 3 के सेट्स बनेंगे, तो 3 के सेट्स जब मैं बनाऊंगा तो 90 क्रेट्स को 30 चॉइसेस कंज्यूम कर जाएगी. यानी आप समझने की कोशिश करोगे 3 इंटू 58 से लेके जो कहानी जारी होगी वो आ रही होगी 3 इंटू कहां तक? 3 इंटू, आप समझने की कोशिश करना, 31 तक. अब आप समझना 60 से 31 तक जो मैंने चॉइसेस कंज्यूम कर ली है वो 30 चॉइसेस कंज्यूम कर ली है, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो. तो अब आपके पास एक ही चॉइस बची है और एक ही क्रेट बची है. तो जो लास्ट क्रेट बची है, एक क्रेट, उसमें आप कितने मैंगोज रख पाओगे? उसमें आप 31 नहीं रख सकते क्योंकि 3 क्रेट में रख दिया. अब आपको 30 मैंगोज रखना ही पड़ेगा. यू आर बाउंड टू डू दैट. तो इस तरीके से ये आपका नंबर ऑफ मैंगोज का मैक्सिमम वाला सिनेरियो रहा होगा. अब अगर मैं इसका सम करना चाहूं तो क्या ये सम निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है? मेरे लिए बिल्कुल भी टफ काम नहीं है. अगर मैं सीक्वेंस एंड सीरीज को जानता हूं तो कैसे भाई, बड़ी आसान सी बात है. आई होप यहाँ तक कहानी बड़ी सॉर्टेड सी चली आ रही है आपकी कि कैसे हमें ये चीज़ें करनी है. अगर मैं थोड़ा सा डेटा हटा दूं ताकि हम चीज़ें समझ पाएं और कैलकुलेशन के लिए थोड़ा स्पेस बना पाए, तो मैं कहूँगा कि देखो भाई, क्या कह रहा हूँ मैं आपसे कह रहा हूँ कि 3 अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास ये कहानी जो जा रही है, दिस इज व्हाट 31 प्लस 32
प्लस 33 से लेके 59 प्लस 60। सो टेक्निकली ये कुछ नेचुरल नंबर्स का सम है, बेसिकली एक एपी का सम है, जो आप कहना चाहोगे लो। और इस सम में फिर मुझे 30 और ऐड कर देना है, यही मेरा फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको ये बात भली भांति क्लैरिटी के साथ समझ आ रही है। अब अगर मैं इन नेचुरल नंबर्स का सम करना चाहूँ तो आप कैसे कर सकते हो? देखो आप इसको ऐसे समझो, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म ए है, इसका कॉमन डिफरेंस यानी D1 है, और अगर इसमें मैं नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछूं तो अभी हमने डिस्कस किया 60 माइनस 31, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। 60 माइनस 31 और आप फिर प्लस 1 कर देंगे, तो इससे आपको हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगी। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो 60 माइनस 31 जब आप करोगे दैट विल क्लियरली बी 29, और उसमें जब आप प्लस 1 करोगे तो 30। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो ये जो टोटल मेरे पास टर्म्स हैं 30 टर्म्स है, ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया था कि 31 चॉइसेस हैं, तो 31st चॉइस ये थी, 30 चॉइसेस ये थी। आई होप आपको याद आ रहा है। सो दीज आर 30 टर्म्स। तो आपके पास तीनों चीजें हैं। आपको एक एपी की एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला आता होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आई होप ये कंफ्यूजन नहीं है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये आंसर आना चाहिए 3 टाइम्स, क्योंकि 3 तो बाहर है ही, एन यानी नंबर ऑफ टर्म्स विच इज 30/2 यानी 15 टाइम्स ए प्लस एल यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दैट इज 31 प्लस 60। आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, प्लस दैट 30। आई होप मेरी बातें बहुत क्लैरिटी के साथ आपको समझ आ रही है। इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे क्या दिख रहा है भाई, मैं यहीं लिख देता हूँ अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। अगर मैं यहाँ लिखूँ तो ये हो जाना है 15 to 3 45 इंटू कितना 60 इंटू 60 प्लस 31 दैट इज 91 प्लस ऑफ कोर्स 30। तो जब आप फाइनली 45 इंटू 91 प्लस 30 करके लाते हैं अपना फाइनल आंसर, जो कि मेरे ख्याल से अब बड़ा मुश्किल टास्क होना नहीं चाहिए, सो इट शुड बी 4125। एक बार टैली कर लेते हैं, देखिए जरा ध्यान से, 45 इंटू अगर मैं कर रहा हूँ 91 और इसमें अगर मैं कितना ऐड कर दे रहा हूँ भाई 30, तो आई थिंक बिना हेजिटेशन के मैं 4125 की तरफ पहुंच पा रहा हूँ, जो कि एक बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था। बिना किसी हेजिटेशन के आप सब इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बेसिक सी कैलकुलेशन है, स्टैंडर्ड सा लॉजिक है, कुछ ऐसा खास या नहीं है जो आपको ना पता हो। सो आई थिंक सिंपल सा क्वेश्चन था, सभी से होना चाहिए था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, बड़ा मजेदार सा है, मतलब सिंपल सिंपल सी कहानी, ज्यादा कोई खास है नहीं। इसमें वो बोल रहा है 458 करके आपके पास एक नंबर है, ये आपने लिखा, और अब इसको लिखने के बाद कहानी क्या है कि 458 लिख लेने के बाद अब आपके पास each of his friends then walks up to the board and is allowed to perform exactly one operation. The operation can be either to double the number on the board after erasing the earlier number, or to erase the rightmost digit yani unit digit on the board. If after some time the number 14 was on the board, तो क्या मिनिमम पॉसिबल नंबर फ्रेंड्स भूषण के रहे होंगे, आपको ऐसा सोचना है। मतलब बेसिकली मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में कैसे किया जा सकता है वो मुझे सोचना है। तो मैं काम करता हूँ, मैं सोचने की कोशिश करता हूँ कि मुझे 458 से कहाँ तक पहुंचना है, मुझे 458 से 14 तक पहुंचना है। चलो शुरू करते हैं। तो मैंने मान लो 458 में से लेट्स से 8 हटा दिया है ना, तो मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप ही लिखता हूँ इसको। मान लो हमारे पास कहानी कहाँ से शुरू हो रही है, 458 आपने लिखा है ना, तो पहली स्टेप मैंने क्या किया, 8 हटाया है ना, तो ये एक फ्रेंड आया होगा। आई होप आप समझ रहे हो, एक एरो का मतलब एक फ्रेंड है ना। तो अगर एक फ्रेंड आया और मैंने 458 में से 8 हटाया तो ये कितना बना, 45। अब मैं 45 का डबल कर देता हूँ, 45 का डबल कितना हो जाएगा, 90। फिर से डबल करता हूँ लेट्स से 180, 180 का फिर से डबल करता हूँ तो 360। मतलब चूंकि मैंने इसे ट्राई कर लिया है और मेरे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन में फाइनली बहुत छोटा जो शॉर्टेस्ट में डिस्कवर कर पाया वो ये था। और इसमें कोई ऐसा स्टैंडर्ड मेथड नहीं है कि यही करने से आंसर आएगा, मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है कि जिसमें एक एल्गोरिदम बताऊं मैं आपको कि देखो ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा ऐसा करने पे आंसर आ जाएगा। ये प्योरली मतलब लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, पजल बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको बस सोचते जाना है और मतलब बस करते जाना है और फाइनली एक आंसर आपके पास आएगा और उसको ऑप्टिमाइज करना है कि उसमें सबसे बेहतर क्या हो सकता था। तो 360 के बाद अगर मैं एक बार और कर दूं तो मेरे पास क्या आ सकता है, आई थिंक मेरे पास 720 आ सकता है। अब 720 में से अगर मैंने 0 हटाया तो 72 हो जाएगा, 72 में से 2 हटाया तो 7 हो जाएगा, और अगर मैंने 7 का डबल कर दिया तो हो जाएगा 40। क्या हमारे पास इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है 14 सम ये 14 लाने की? आई डोंट थिंक आपके पास कोई और चॉइस यहाँ पे हो सकती है। तो अगर मैं आपसे नंबर ऑफ फ्रेंड्स पूछूं तो कितने होंगे, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, सो देयर शुड बी टोटल, और मिनिमम 8 फ्रेंड्स भूषण के रहे होंगे। आई होप एक आसान सा क्वेश्चन, ज्यादा कुछ खास है नहीं, मतलब टाइम टेकिंग हो सकता है अगर आपको
वो सिनेरियो वर्कआउट करने में टाइम लग गया, वरना इट्स कंप्लीटली लक बेस्ड क्वेश्चन जो आपको वर्कआउट करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए। ये एक बेसिकली यू नो आपको मतलब इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सीधे सीधे आपको एक फॉर्मूला डिस्क्राइब करूँ कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आपको एक सीधा एक फॉर्मूला यूज करना है, n+2 2n+1 डिवाइडेड बाय 8। आप याद रखिए इसके लिए हमेशा एक फॉर्मूला काम करता है, n+2 2n+1 होल डिवाइडेड बाय 8। अब इस फॉर्मूले में अगर मैं आपसे बोलूं कि इस फॉर्मूले में ये जो n है ये क्या है, सो n बेसिकली जो है वो आपका है कि जो बेस है आपके पास उसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। आई रिपीट, जब भी इस तरह का आपको पिरामिड जैसा कोई स्ट्रक्चर दे रहा है, बेसिकली 2D शेप है, पर अगर इस तरह का स्ट्रक्चर दे रहा है मतलब और इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, तो आप साइजेस पकड़ोगे 1 बाय 1 का, फिर थोड़ा बढ़ाओगे, फिर और बढ़ाओगे और बढ़ाओगे, फिर इन्वर्ट करोगे, ऐसे मैन्युअली काउंट करोगे या कुछ पैटर्न देखोगे, सीक्वेंस बनाओगे। सो बहुत सारे तरीके होते हैं, बट मैं आपको डायरेक्टली कह रहा हूँ कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इस फॉर्मूले को डायरेक्टली लिख के रख लीजिए कि जब भी ऐसा कोई पिक्चर या इमेज आपको दिखता है उसमें अगर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछता है किसी भी साइज से, टोटल ओवरऑल साइजेस के, तो उसमें हमेशा फॉर्मूला काम करता है n+2 2n+1 डिवाइडेड बाय 8। आपसे फॉर्मूले याद नहीं होते, मैन्युअली करना है, मैन्युअली करके देख लो। पहले 1 बाय 1 के पकड़ो, फिर साइज और बड़ा करो, फिर साइज और बड़ा करो, आपको एक पैटर्न दिखने लगेगा। फिर इन्वर्ट भी करना, मतलब अगर आपने ये वाला साइज ऐसे में देखा है तो यही साइज आपको ऐसे में भी दिखेगा, तो आपको बहुत मेटिकुलसली चीज देखनी होगी। सो ये फॉर्मूला आपके लिए आई थिंक काम कर सकता है। इस फॉर्मूले में अगर वो पूछ रहा है काउंट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ट्रायंगल्स, तो मुझे पता है ये जो n है, ये n, दिस n इज बेस में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने। तो अगर आप बेस में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स देखोगे तो बेस में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 4 है, सो दिस n शुड बी रिप्लेस्ड बाय दैट 4। सो फाइनली द आंसर शुड बी 4, 4 + 2 6, 4 × 2 8 + 1 9 डिवाइडेड बाय 8। सो 4 का 2 टाइम्स 8, 2 का 3 टाइम्स 6, 9 × 3 दैट इज 27। तो अगर इसमें अलग अलग साइज के डिस्टिंक्ट ट्रायंगल्स में से कोई पूछे कितने होंगे तो मेरा आंसर होगा 27 बिना किसी हेजिटेशन के। आई होप आगे बढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है जरा उस बारे में विचार करेंगे, देखिए जरा गौर से। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ फ्रेश ग्रेप्स जो है कंटेन 80% वाटर एंड 20% पल्प, है ना, ठीक है। तो अगर मैं फ्रेश ग्रेप लेकर आया हूं, है ना, तो अगर फ्रेश ग्रेप लेकर आया हूं तो उसमें 80% तो क्या होगा भाई, आई विल हैव 80% वाटर और 20% क्या होना चाहिए, यू शुड हैव 20% पल्प, है ना। आई होप यहाँ तो कोई डाउट नहीं है किसी भी स्टूडेंट को। बाय वेट, है ना। अब सुनना, एंड 10 kg ऑफ फ्रेश ग्रेप यील्ड 2.5 kg ऑफ ड्राई ग्रेप, है ना। ध्यान से सुनना, आप क्या लेकर आए, आप 10 kg ऑफ फ्रेश ग्रेप लेकर आए, है ना। तो आपने 10 kg अगर फ्रेश ग्रेप लेकर आए हो तो उससे आपको 2.5 kg ऑफ ड्राई ग्रेप मिला है। तो अगर 2.5 kg ऑफ ड्राई ग्रेप मिला है तो ठीक है, जो रहा होगा वो समझेंगे, पर कहानी क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना, अब आप ये समझो कि आपके पास जब फ्रेश ग्रेप लेकर आए हो आप, तो आपके पास बेसिकली 80% वाटर है और 20% क्या है, पल्प। तो ये 20% ही बेसिकली आपको वो ड्राई ग्रेप बनाने में हेल्प कर रहा है। हालांकि उसमें भी कुछ कंटेंट तो वाटर का होगा, पर जो उसको आप ड्राई करते हो बेसिकली ग्रेप को, तभी जाके तो वो बेसिकली ड्राई ग्रेप बनता है। तो अगर मैं यहाँ पे समझना चाह रहा हूँ कि अगर मैं 10 kg फ्रेश ग्रेप लाया हूँ तो अब मुझे कहने की जरूरत नहीं, 10 kg का 80% यानी इसमें 8 kg तो क्या रहा होगा भाई, इसमें 8 kg तो डेफिनेटली प्योर वाटर रहा होगा और 2 kg क्या रहा होगा, 2 kg तो डेफिनेटली पल्प रहा होगा। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी भी स्टूडेंट को बिना किसी हेजिटेशन के। अब उसने बोला क्या है वो समझते हैं। वो बोल रहा है आपने जब 10 kg ऑफ फ्रेश ग्रेप को लिया तो उसमें से आपको 2.5 kg ऑफ क्या मिल रहा है, आपको ड्राई ग्रेप मिल रहा है। तो आई होप मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, अगर मुझे 2.5 kg ऑफ ड्राई ग्रेप मिल रहा है तो बोल रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ पल्प बाय वेट इन ड्राई ग्रेप्स। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करो आप ऐसे समझो 10 kg फ्रेश ग्रेप लेकर आया मैं मार्केट से, पर जब मैंने उसको सुखाया तो क्या बना, उसको सुखाने के बाद मुझे सिर्फ 2.5 kg ऑफ क्या मिल रहा है, ड्राई ग्रेप मिल रहा है। तो आप ये समझो जब आप इसको ड्राई करते हो तो ड्राई करने में पल्प तो ड्राई नहीं होता है, पल्प तो क्वांटिटी वाइज दे रहता है, तो जो वेपराइज होता है वो क्या होता है, वो वाटर होता है। तो बेसिकली वाटर हो गया होगा वेपराइज, यानी पल्प का अमाउंट तो अभी भी उतना ही रहा होगा। यानी मैं बिना सोचे समझे अभी भी कह सकता हूँ कि 2 kg पल्प तो मेंटेन्ड ही है। तो अगर मेरे पास 2.5 kg ड्राई ग्रेप मिला है आउट ऑफ 10 kg फ्रेश ग्रेप, जिसमें अभी भी 2 kg पल्प एज इट इज मेंटेन्ड होगा, तो जो एक्स्ट्रा 0.5 kg होगा वही वाटर बचा होगा। यानी टेक्निकली आप ऐसे समझोगे
कि आपका जो 8 kg वाटर था उसमें से 7.5 kg वाटर वेपराइज हो गया है एंड नाउ यू आर लेफ्ट विद 0.5 kg वाटर। आई होप यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन बिना किसी हेजिटेशन के आपको नहीं है। तो वो पूछ क्या रहा है, अब वो बड़ा साधारण सा सवाल पूछ रहा है आपसे, फाइंड द परसेंटेज ऑफ पल्प बाय वेट इन ड्राई ग्रेप। तो पल्प कितना होगा ड्राई ग्रेप में? तो मेरे ख्याल से ये कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी आपको, क्योंकि आप तो क्या कहोगे कि 2 kg पल्प था इनिशियली, आखिरी में भी वही होगा, तो 2 kg 2.5 का कितना परसेंटेज है बताना है। तो आई थिंक ये तो बहुत मुश्किल टास्क है नहीं। 2 kg इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 2.5 kg। आप वैसे ही जानते हैं रेशियोज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, या जैसे आप निकालना चाहें निकाल लीजिए। ये कोई मुश्किल या टफ या डिफिकल्ट काम आपके लिए है ही नहीं, जिसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपका फाइनली आंसर आ जाना चाहिए 80%। आई होप ये पार्ट आपको बहुत क्लैरिटी के साथ समझ आ रहा है। किसी भी तरीके से कर लीजिए आप, 2.5 या आप हटा लेते हो डेसिमल, ये बेसिकली आ जा रहा है आपका 4/5। 4/5 कितना होता है 80%, या जैसे भी आपको करना चाहिए वैसे आप कर सकते हैं और फाइनल आंसर आप 80% मार्क कर सकते हैं, जो कि अगेन बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। तो DILR कंपैरेटिवली कुछ एक दो साइड टफ थे जो कि होते ही ऑफकोर्स, बाकी QA इफेक्टिवली अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो तो डुएबल होता है। मतलब आपको कुछ नहीं आना है, बस चैप्टर के बेसिक्स अगर पता है तो हर क्वेश्चन आप कर सकते हो। जैसे देखो, एन आर्टिसन वर्किंग इन अ मेटल वर्कशॉप मेल्ट्स डाउन अ परफेक्टली शेप्ड मेटालिक कोन टू क्रिएट अ न्यू सिलेंड्रिकल स्कल्पचर ऑफ द सेम हाइट, है ना, ध्यान से सुनना, हाइट सेम मेंटेन की है, ठीक है साहब। Curious about how much narrower the base of the cylinder becomes compared to the original cone। अब बेस की नैरोनेस को लेके अगर कमेंट किया जा रहा है, मतलब बेसिकली रेडियस को लेके बात हो रही है। ही डिसाइड्स टू कैलकुलेट द परसेंटेज डिक्रीज इन द बेस रेडियस। देखो उसने भी वही किया, बेस रेडियस के थ्रू, बेस रेडियस को बेसिकली वो पैरामीटर मान के कर रहा है। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि कैन यू हेल्प हिम डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज रिडक्शन इन द रेडियस। तो ये कैसे सोचेंगे जरा विचार करते हैं। आप एक बात बताओ, आपके पास क्या क्या चीज है? आपके पास बेसिकली दो चीजें हैं, आपके पास सिलेंडर है और सिलेंडर के साथ साथ आपके पास यू नो कोन था और सिलेंडर था। तो आपके कोन और सिलेंडर के अगर मैं वॉल्यूम को समझूं तो मैं ये कह सकता हूं कि कोन का और सिलेंडर का दोनों का वॉल्यूम सेम रहा होगा। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर मैं पहले बात करूं कोन के वॉल्यूम की, तो आई होप एक खास बात ये कि अगर मैं कोन के बारे में मान लेता हूं, मतलब ये सब लिखने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कौन है और क्या है, सिलेंडर, है ना। अब अगर मैं कोन की बात करूं तो कोन की रेडियस से मैं R1 ले लेता हूं, उसकी हाइट में H ले लेता हूं। सिलेंडर की रेडियस को मैं R2 ले लेता हूं, उसकी हाइट H ले लेता हूं, क्योंकि दोनों की हाइट सेम है। तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा? कोन आई होप आप समझ रहे हो, इस तरीके का शेप होता है, तो इसमें वन थर्ड हो जाना है। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो हो जाएगा पाई R, है ना, कोन की हमने रेडियस ली है R1 स्क्वायर H। लेकिन इसी से सॉरी, कोन से ही उसने सिलेंडर बनाया। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? यही होता है पाई R, इसका जो है वो है R2 स्क्वायर H। आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी भी स्टूडेंट को। यहाँ तक अगर बात समझ आई है आपको तो आई होप आप देख पा रहे हो कि अगर मैं R1 और R2 में रिलेशन स्टैब्लिश कर पा रहा हूँ तो कहानी बहुत शॉर्ट हो गई है। तो मैं पाई और H को कैंसिल कर सकता हूँ। तो जो R1 है आपका, आई होप आप देख पा रहे हो, √3 R2 आएगा। प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये क्वांटिटी है जो कि पॉजिटिव ही रहेगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया और मेरा कहना है ये रिलेशन काफी है अब आपके आंसर को मार्क करने के लिए। देखो उसने पूछा है परसेंटेज चेंज बताना है आपको, है ना। अब परसेंटेज चेंज कैसे आ रहा है भाई? सर परसेंटेज चेंज बेसिकली आ रहा है कि आपका ये जो रेडियस थी किसकी भाई, कोन की, ये अब सिलेंडर में जब कन्वर्ट किया कोन को, तो आपके पास अब जो नई रेडियस आई है वो ऑफ कोर्स क्या हो गई है भाई, उसका ये कहना है वो कम हो गई होगी। क्योंकि लॉजिकली सोचो, जब आपने ऑफ कोर्स इससे ये वाला शेप बनाया है तो अब आपने चीजें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करी है, तो ये जो लेंथ पहले आपको ज्यादा मिला करती थी वो कम मिलेगी। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो ये जो रेडियस पहले आपके पास R1 थी, ये रेडियस अब कितनी हो गई है R2। और कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है, R1 R2 का √3 टाइम्स है तो R1 ग्रेटर है। मतलब अगर आप ऐसे नहीं सोच पा रहे हो तो दिख ही रहा है आपको। तो आई होप कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अब बस आप ये देखो कि रेडियस में रिडक्शन कितना हुआ है। तो आप बोलोगे सर पहले रेडियस कितनी थी? सर पहले रेडियस R1 थी, अब R2 होगी, तो रेडियस में जो रिडक्शन होगा दैट इज R1 माइनस R2। आई होप आप समझ पा रहे हो। और उसने बोला है, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है, ही डिसाइड्स टू कैलकुलेट कैन यू हेल्प मी डिटरमाइन अप्रोक्सीमेट परसेंटेज रिडक्शन। तो रिडक्शन किस पे हुआ है? जो ओरिजिनल आपकी रेडियस क्या हो करती थी R1 इंटू ऑफ कोर्स क्या 100%, ये आपका आंसर होना चाहिए, है ना। बस हम ये लिखना शुरू कर देता हूँ। तो अगर मैंने R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट किया तो आई होप आप समझ पा रहे हो। मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं R1 को लिख लेता हूँ, मैं R1 को लिख लेता हूँ √3 R2। देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर मैं R1 को √3 R2 लिख लूँ तो मेरी कहानी बहुत हद तक तो शॉर्ट हो जानी है।
तो मैं अगर इस परसेंटेज रिडक्शन पे बात करूं, देखो परसेंटेज रिडक्शन क्या आ जाएगा, R1 को मैंने लिखा √3 R2, मॉड लगाने की जरूरत है नहीं, है ना, तो हो जाएगा √3 R2 माइनस R2। यहाँ पे अगर मैंने लिखा √3 R2 मल्टीप्लाइड बाय होल होल एक्सप्रेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब छोटा सा एक काम आप कर लो, R2 कैंसिल, चाहो तो रैशनलाइज कर लो या आप सीधे कैलकुलेटर यूज करके इसका फाइनल आंसर लिख दो। तो √3 आपके पास अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 1.732, है ना, -1 डिवाइडेड बाय कितना 1.732 इंटू ऑफकोर्स कितना 100। एक छोटा सा कैलकुलेशन है जो आपको करना होगा। जब आप ये कैलकुलेशन फाइनली करेंगे, यू कैन यूज कैलकुलेटर फॉर दिस, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। तो फाइनली यू विल गेट 42.3 इज द करेक्ट आंसर, है ना। थोड़ा सा प्रिसाइजली ही निकालिएगा, कैलकुलेटर यूज करिएगा क्योंकि ऑप्शंस काफी क्लोज है, तो आप कैलकुलेटर यूज करिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती होती है तो गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा है। आई होप अगेन क्वेश्चन सिंपल था, ज्यादा मेहनत का काम था नहीं अगर आप लॉजिकली सोच के चल रहे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है जरा समझते हैं। आई होप यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है किसी भी स्टूडेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है उस पर विचार करेंगे। देखो भाई, इन अ स्मार्ट सिटी व्हाट हैपेंस इज shuttle, electric shuttle pods depart and arrive at designated stations at fixed intervals, है ना, moving at constant speed। ठीक है, तो मैं ऐसे समझ लेता हूँ कि एक स्मार्ट सिटी है ना, तो ये बेसिकली टू एंड फ्रो चल रहा है उनका, है ना। अब क्या हो रहा है, आर्यन वॉज जॉगिंग अलॉन्ग द स्मार्ट ट्रैक, तो इसी स्मार्ट ट्रैक के अलॉन्ग आर्यन भी जॉग कर रहा है, तो ये रहा मान लो आर्यन, है ना। सो विद हिज स्मार्ट वॉच ट्रैकिंग हिज स्पेस, है ना, तो वो ये कह रहा है एवरी 30 मिनट्स अ पॉड ओवरटोक हिम फ्रॉम बिहाइंड एंड एवरी 20 मिनट्स अ पॉड जिप्ड पास्ड हिम इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। आप समझना, ध्यान से देखना, कहानी क्या है ये सुनना। अच्छा, यहां तक तो ठीक है जो है, फिर पूछा क्या, बेस्ड ऑन आर्यंस ऑब्जर्वेशन व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू पॉड्स क्रॉसिंग अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन। तो वो ये पूछ रहा है कि अगर आर्यन के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मैं चलूं तो कितनी देर में दो पॉड्स सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को किसी फिक्स पॉइंट पे क्रॉस करती होंगी। ठीक है, समझते हैं। पहली बात तो लोगों के मन में डेटा आ सकता है कि सर इतना कोई खास इंफॉर्मेशन दी नहीं है तो डेटा इनसफिशिएंट नहीं हो सकता क्या। तो मेरा कहना है जब चारों ऑप्शंस में डेटा आपको दिया, मतलब फाइनल आंसर आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो है, मतलब कुछ वेरिएबल्स एलिमिनेट हो जाएंगे। तो मैं काम करता हूँ स्टैंडर्ड वेरिएबल्स के लॉजिक से ही सोचना शुरू करता हूँ। तो मैं बोलता हूँ लेट्स से आर्यन की स्पीड ये है, आर्यन लेट्स से AS, है ना। अब देखो आप ये समझना, आर्यन को मैं मान लेता हूँ कांस्टेंट स्पीड पे जॉग कर रहा है, मानना ही पड़ेगा। एक और बात कि जो पॉड्स हैं उनके बारे में आई थिंक ये कहा गया है, कहीं तो लिखा है दैट दे पॉड्स आर मूविंग एट द कांस्टेंट स्पीड। तो सारे पॉड्स टू या फ्रो कैसे भी कर रहे हैं उनकी स्पीड हमेशा सेम है ना। तो मैं पॉड्स की स्पीड को PS मान लेता हूँ। आई होप दैट्स कंफर्टेबल। तो जो पॉड्स यहाँ चल रहे हैं वो ऑपोजिट, यानी इधर जाए मुझे नहीं पता, डिपेंड्स, पर उनकी स्पीड्स को मैं PS ले लेता हूँ। आई होप दैट्स परफेक्टली एक्सेप्टेबल। अब ये हुआ साहब, ध्यान सुनिएगा, इन एवरी 30 मिनट्स अ पॉड ओवरटुक हिम फ्रॉम बिहाइंड। मतलब अगर मैं ये समझूं कि आर्यन और पॉड अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आई होप आप समझ पा रहे हो इफेक्टिव स्पीड क्या होगी भाई। जो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट अगर आपने पढ़ा है तो आप ये कहोगे कि पॉड ने ओवरटेक किया, मतलब पॉड की स्पीड ज्यादा होगी आर्यन की स्पीड से। एंड ऑफ कोर्स अगर मैं रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में बात करूं तो मैं कहूंगा अगर सेम डायरेक्शन वाला सिनेरियो है, आई होप मैं अलग से लिख भी देता हूँ, इफ इट इज द सिनेरियो ऑफ सेम डायरेक्शन, तो आप क्या बोलोगे, आप जो इफेक्टिव स्पीड बोलोगे दैट इज द स्पीड ऑफ पॉड माइनस स्पीड ऑफ आर्यन, है ना। एंड सिमिलरली अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन वाला केस होता तब आपका ओपिनियन क्या होता, देन यू वुड हैव सेड कि सर उस केस में आप बोलोगे कि दोनों की स्पीड का सम हो जाता, उधर से पॉड आ रहा है जैसे आर्यन जा रहा है तो इफेक्टिवली स्पीड ऐड हो जाएंगी। तो उस केस में स्पीड ऑफ पॉड प्लस स्पीड ऑफ आर्यन वुड हैव बीन द इफेक्टिव स्पीड और द रिलेटिव स्पीड। ये आप बिना सोचे समझे कह सकते थे। सर अब इसके बाद आपका क्या थॉट है कि हम कहाँ से कहानी शुरू कर सकते हैं। तो मैं कुछ रिलेशंस, कुछ इक्वेशंस, कुछ डेटा बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं ये मान लेता हूँ कि सर आपका जो पॉड है और जो आपका पॉड डिपार्च कर रहा है जहां से भी, उसमें लेट्स से टी टाइम का फर्क है। और आई थिंक जो फाइनली मुझे इवेंचुअली निकालना है वो ये टी ही निकालना है, मतलब मैं टी का डिफरेंस लेके चल रहा हूँ। मेरी बात बहुत गौर से सुनना। मैं कह रहा हूँ कि ये पहला पॉड आया, पहले पॉड ने किसी न किसी मोमेंट पे आर्यन को क्रॉस किया। अब जब भी आर्यन को क्रॉस किया ये नहीं पता, पर पहले पॉड के निकलने के लेट्स से टी मिनट्स के बाद दूसरा पॉड निकलता है। मेरी बात ध्यान से सुनना। लेट्स से मैं ये लिख दे रहा हूं अलग से कि जो सेकंड पॉड है
या इसको और आसान भाषा में लिखता हूँ कि जो टाइम इंटरवल है पॉड्स के डिपार्चर का, आई होप ये भाषा क्लियर है। सो टाइम इंटरवल जो है पॉड्स के डिपार्चर का वो है लेट्स से टी मिनट्स। आई होप आपको समझ आ रही है मेरी बात। यानी हर टी मिनट में एक जो पॉड है वो डिपार्ट हो जाता है बिना किसी कंफ्यूजन के। मैं एटलीस्ट ये तो कह ही सकता हूँ। तो अब आपको क्या समझ आ रहा है कि कम से कम क्या कहानी रही होगी जो आप बिना सोचे समझे यहाँ पे कह सकते हो। चलिए देखते हैं। मेरा आपसे ये कहना है कि यहाँ पे अगर आप ये सोच पा रहे हो कि कहानी में ट्विस्ट ये है कि अगर आप रिलेटिव स्पीड इंट्रोड्यूस कर चुके हो तो रिलेटिव डिस्टेंस के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। बताओ, जब पहला पॉड निकला है ना, और दूसरे पॉड के निकलने में टी मिनट्स का टाइम है, तो जब दूसरा पॉड आएगा या निकलेगा या डिपार्ट करेगा तब तक फर्स्ट पॉड कितना चल चुका होगा। तो मैं बोलूंगा दूसरे पॉड के आने से पहले जो फर्स्ट पॉड ने डिस्टेंस ट्रेवल की होगी वो होगा उसकी स्पीड इनटू ए टाइम इंटरवल, क्योंकि टी मिनट्स तक तो वो चल ही रहा है, मतलब वो तो चल ही रहा है, पर टी मिनट्स के बाद दूसरा आएगा तब तक वो पीएसटी चल चुका होगा। आई होप ये फर्स्ट पॉड की रिलेटिव डिस्टेंस है जो वो चल चुका है। आई होप आप समझ रहे हो। अब आप समझो ध्यान से, अगर मैं इस रिलेटिव डिस्टेंस को इनकी रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर दूं जो आर्यन और पॉड के बीच की है, तो कहना है नॉट से मुझे ये पता चल रहा है कि वही तो ये 30 मिनट्स का डिफरेंस है जो आर्यन ऑब्जर्व कर रहा है हर पॉड में जो उसको ओवरटेक कर रहा है सेम डायरेक्शन वाले सिनेरियो में। आप समझो ना, ये पॉड 30 मिनट, सॉरी ये पॉड उस टी मिनट्स का जो इंटरवल है जिसमें हर एक पॉड निकलता है उसमें ये कितनी डिस्टेंस चलेगा, पीएसटी। अब इसने जो पीएसटी डिस्टेंस चली है वही तो रिलेटिव डिफरेंस है आर्यन और इस पॉड के बीच के डिस्टेंस का, अगर आप मेरी बात समझ रहे हो तो। और अगर उस डिस्टेंस को मैं सेम डायरेक्शन वाले स्पीड के सिनेरियो से डिवाइड कर दूं, यानी रिलेटिव स्पीड या इफेक्टिव स्पीड से डिवाइड कर दूं, तो ये जो आएगा आपके पास रिलेशन, यानी पीएस माइनस एएस, ये आ जाने वाला है आपका कितना, 30 मिनट्स। आई होप ये डेटा आपको बखूबी समझ आ रहा है, कोई हेजिटेशन कंफ्यूजन डाउट तो नहीं है भाई। इसी तरीके से मैं चाहूं तो क्या मैं एक रिलेशन और स्टैब्लिश कर सकता हूं कि सर सेम लॉजिक ऑपोजिट डायरेक्शन में भी लगा सकते हो जब वो रिटर्न होके आ रहा होगा। तो उसके पास जब अगेन दोनों के पास जब रिटर्न होने में चीजें आ रही है तो जो टाइमिंग आपके पास निकल के आ रही है जब उसने ऑब्जर्व किया, तो रिटर्न में जब ऑपोजिट डायरेक्शन से पॉड्स आ रहे हैं तो हर 20 मिनट में आ रहे हैं। तो कहानी वही है, पॉड्स डिपार्ट तो वही टी टाइम इंटरवल में करते हैं, तो वो चल तो उतना ही रहे पीएसटी। आई होप आप समझ रहे हो बहुत क्लैरिटी के साथ। लेकिन इस बार हो ये रहा है चूंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो जो इफेक्टिव स्पीड होगी, यानी ये होगी इनकी रिलेटिव डिस्टेंस, ये होगी इफेक्टिव स्पीड। तो रिलेटिव डिस्टेंस को अगर रिलेटिव स्पीड से टाइम से स्पीड से डिवाइड करूंगा तो रिलेटिव टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड होगी पीएस प्लस एस। तो सर इससे फायदा क्या हो रहा है, इससे मेरा यकीन मानिए बहुत फायदा हो रहा है अगर आप चीजें ठीक से देख पा रहे हैं तो। आप कुछ मत करिए, आप बस अब सिंपल सा एक काम करिए, अगर आप इन इक्वेशंस को ठीक से अरेंज कर लें या ठीक से ऑर्गेनाइज कर लें तो आपका काम काफी हद तक खत्म हो गया है। कैसे, देखो ध्यान से। अगर मैं इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लूं पहले तो, क्योंकि देखो समझना क्या है, समझने वाली बात यह है कि मुझे टी चाहिए, तो मैं अगर इन दोनों इक्वेशंस का रेसिप्रोकल ले लूं तो रेसिप्रोकल क्या बोलता है भाई, रेसिप्रोकल का लॉजिक क्या बोलता है, रेसिप्रोकल का लॉजिक बोलता है कि इसको उल्टा कर दो। अगर मैं इसको उल्टा करता हूं है ना, मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ ये वाला स्पेस, आई होप दैट वोंट कंफ्यूज यू एट ऑल। तो इससे अगर मैंने, मतलब मैं इसका भी रिवर्स ले रहा हूँ, इसका भी इनवर्स यानी रेसिप्रोकल ले रहा हूँ और फिर दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो देखो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा पी एस माइनस ए एस अपॉन कितना, पी एस टी। आई होप आपको समझ आ रहा है ऐसा करने से क्या फायदा हो रहा है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी एस प्लस ए एस अपॉन कितना, पी एस टी। आई होप आपको एडवांटेज समझ आ रहा है। इज इक्वल टू क्लियरली ये कितना हो जाएगा 1/30 प्लस 1/20। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अगर मैं एलसीएम लेके ऐड कर रहा हूँ तो एलसीएम लेके ऐड करने में चीजें मुझे क्या दिख रही, पीएसटी दोनों का क्या आ जाएगा भाई, एलसीएम। तो पीएसटी दोनों का जो है आ जाता है एलसीएम, तो ये कुछ कहानी ऐसी हो जाती है। आई होप आपको ये भी दिख रहा है कि एएस और एएस निपट जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना 2PS। आई होप आपको दिख रहा है, रियली सॉरी, ये आ जाएगा आपका कितना 2PS। और अगर ये आ जाएगा आपका 2PS, आई होप आपको दिख रहा है कि ये एस कैंसिल हो गया है, तो ये 2PS में भी ये PS इस PS से कैंसिल हो जाएगा। तो आई थिंक मेरे पास बहुत क्लियरली अब टी आ जाने वाला है। आई होप टी निकालना बहुत मुश्किल काम है नहीं, आप सब जानते हो टी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 20 + 30 जैसे भी आपको ठीक लगे करो, है ना। तो हो जाएगा 20 + 30 यानी कितना, आप एलसीएम भी ले सकते हो, 30 और 20 यानी 3 × 10, ये 2 × 10, तो बेसिकली 60 पे बात बन जाएगी अगर आप ठीक से सोच पा रहे हो तो। तो ये हो जाएगा 2 + 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2/t। ये हो जाएगा बेसिकली 5/60 यानी ये हो जाएगा 1/12।
12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 24, यानी टी जो है वो है 24 मिनट्स, यानी हर 24 मिनट में आपकी एक जो पॉड है वो डिपार्ट होती है स्टेशन से। आई होप एक आसान सा क्वेश्चन, बस इक्वेशन ठीक से अगर हम बना लें और उनको कैसे यूज करना है ये जान लें तो ये एक मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करेंगे और देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, इन अ सीक्रेट 4 डिजिट कोड यूज्ड फॉर अ वॉल्ट एक्सिस द सम ऑफ द फर्स्ट 2 डिजिट इज 4/5 ऑफ द सम ऑफ द लास्ट 2 डिजिट्स। ठीक है, तो मैं ऐसे समझता हूँ कि मैंने जो नंबर फॉर्म किया है वो है लेट्स से 4 डिजिट कोड है ना, तो मैं लेता हूँ लेट्स से वो नंबर है A B C D है ना, ये मेरे पास एक 4 डिजिट नंबर है। वो क्या बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 2 डिजिट्स, सम ऑफ फर्स्ट 2 डिजिट्स यानी क्या, A प्लस बी इज हाउ मच, इज 4/5 ऑफ द सम ऑफ द लास्ट 2 डिजिट्स। तो ये जो है ये 4/5 है लास्ट 2 डिजिट्स के। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, A प्लस बी अपॉन C प्लस डी 4:5 होगा। यानी मैं अपनी सहूलियत के लिए A प्लस बी को 4 के और C प्लस डी को 5 के ले लूंगा। आई होप आप समझ रहे हो। यहाँ से एक और बात समझ आ रही है कि अगर मैं चारों डिजिट्स का सम करूं, यानी A प्लस बी प्लस C प्लस डी करूं, तो मुझे ये समझ आ रहा है, सुनना ध्यान से, A प्लस बी हो जाएगा आपका 4 के, C प्लस डी हो जाएगा 5 के, यानी आपका जो सम आएगा वो हो जाएगा 4 के प्लस 5 के, दैट आई होप आई नीड नॉट टेल यू इज गोइंग टू बी 9 के। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो A B C D चारों नंबर्स हैं, इन चारों नंबर्स का सम 9 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। ये बात आई होप आपको समझ आ रही है। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ मिडिल 2 डिजिट्स, यानी A और D का जो सम है, आई रिपीट, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इज इक्वल टू द सम ऑफ द मिडिल 2 डिजिट्स, यानी बी और सी के सम के इक्वल है। देखो इससे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली आपको कि अगर मैं इन दोनों को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लूँ, है ना, और फिर से अगर मैं चारों डिजिट्स का सम करूँ तो देखो A प्लस डी एक्स हो गया, B प्लस सी एक्स हो गया, यानी ये जो सम आ रहा है ये इफेक्टिवली आ रहा है 2x। आप समझो इसका क्या मतलब है। इन दो बातों के दो बड़े इंटरेस्टिंग से मतलब है अगर आप ठीक से सोच पा रहे हो तो। पहली बात का मतलब है नंबर जो है 9 का मल्टीपल होगा, दूसरी बात जो है वो नंबर 2 का भी मल्टीपल होगा। अगर एक मतलब नंबर मतलब जो चारों नंबर्स का सम है वो, अगर चारों नंबर्स का सम 9 का भी मल्टीपल है और 2 का भी मल्टीपल है, तो मेरे पास चॉइसेस जो है वो क्या है सर, 18 हो सकता है, 36 हो सकता है। आई होप आप समझ रहे हो, यानी चारों नंबर्स का जो सम है A प्लस बी प्लस सी बी, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी की मैं बात कर रहा हूँ, तो 18 हो सकता है, 36 हो सकता है। आई होप आप समझ रहे हो, 18 और 36 के बियॉन्ड जाने की बात रही, क्योंकि अगर आपने चार नंबर्स ले भी लिए, चारों को 9 भी बना दिया मान लो के लिए, तो आई होप आप समझ पा रहे हो, 9 into 4 36, इसके अलावा और कोई चॉइस है नहीं आपके पास। तो अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि 36 सम लाने का तरीका क्या है, तो 36 सम लाने का एक ही तरीका है कि चारों नंबर्स क्या हो जाए 9 9। आई होप आप समझ रहे हो, डिजिट्स की बात हो रही है, तो मैं इसको 10 कर नहीं सकता, क्योंकि इसको 10 करूंगा तो इसको 8 करना पड़ेगा, और ये 10 हो गया वाला डिजिट नहीं बचा। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है। तो मैं बखूबी कह सकता हूँ कि 36 भी सम पॉसिबल नहीं है, मतलब चारों डिजिट्स का सम मुझे पता चल गया है इतनी इन्फॉर्मेशन से कि 18 होना चाहिए। मतलब अब मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है बहुत क्लैरिटी के साथ कि चारों डिजिट्स का सम विल बी 18, यानी जो नंबर थे वो ABCD थे, पहली बात। और जो फाइनल कंक्लूजन है वो ये कि A प्लस बी प्लस सी प्लस डी शुड बी हाउ मच, 18। दूसरी बात हमें ये पता थी कि A प्लस बी जो है, सॉरी, सम ऑफ फर्स्ट, हाँ, और लास्ट जो दो डिजिट्स हैं उनका जो रेशो है दैट वाज 4:5, यानी ये 4 के और 5 के रेशो में होंगे। और तीसरी इंफॉर्मेशन ये थी कि सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, यानी A प्लस डी जो है, और क्या भाई, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट है ना, सम, एक सेकेंड, सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इक्वल टू द सम ऑफ द मिडिल 2 डिजिट्स, यानी A प्लस डी और B प्लस सी। मैं वैसे भी देख ही सकता था कि A और D ले लिया तो B और C होगा, ये इक्वल है, मतलब ये रेशो सेम होगा, इक्वली लिख लेते हैं, है ना। तो A प्लस डी किसके इक्वल होगा भाई, A प्लस डी इक्वल होगा आपका B प्लस सी के। मुझे ये बात याद रखनी है, आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक और बात उसने कही, इफ द फर्स्ट डिजिट इज लेस देन द सेकंड डिजिट, यानी एक छोटी सी बात उसने और कही आपसे कि इसमें जो है जो A है वो B से छोटा है। ठीक है, बात हम रखेंगे ध्यान। तो ऐसे कितने 4 डिजिट्स कोड्स आर पॉसिबल, अब हमें वो सोचना शुरू करना है कि ऐसे और क्या क्या कोड्स मतलब बन सकते हैं। तो देखो 3 चीजें सोचते चल रहे हैं, ये फुलफिल होना चाहिए, ये केस फुलफिल होना चाहिए, ये तो मैं इंश्योर करूंगा ही कि हो रहा है, और फिर छोटी सी चीज ये भी इंश्योर करो कि A B से छोटा है। तो चारों कंडीशंस फुलफिल करते हुए गाड़ी आगे बढ़ाते जाओ। अब चारों क्या है,
मोटा मोटा ये दोनों तो फुलफिल हो जाएंगे, बस थोड़ा ध्यान से करते चलना। बस आप ये ध्यान रखना कि ए बी से छोटा मेंटेन हो जाए। तो मैं यहीं से शुरू करता हूँ कि सम जो है हमारा 18 कैसे कैसे हो सकता है। तो मैं 18 के लिए सबसे पहले ये रिलेशन निकालता हूँ कि 18 कैसे ला सकता हूँ। तो 18 के लिए आप यहाँ से क्यों नहीं सोचना शुरू करते हो, आपको कहानी यहीं से ज्यादा अच्छी लगेगी। देखो सम हमारा 4 और 5 तो होने से रहा, 4 और 5 के अगले मल्टीपल जो आएंगे वो होंगे क्या, 8 और 10, है ना। और ये बहुत अच्छा हमारा सम है। तो मुझे ये तो समझ आ रहा है कि ये 8 और 10 होना चाहिए। मतलब इससे ये समझ आ रहा है आपको, स्टूडेंट समझो बात को, कि आपको a प्लस बी जो है वो 8 चलेगा, और और सी प्लस डी जो है वो क्या चलेगा भाई, 10, है ना। अब इसके साथ साथ मुझे ये भी इंश्योर करना है कि a प्लस डी और b प्लस सी सेम मेंटेन रहे, है ना। मैं आई होप आप क्लैरिटी के साथ बात सोच पा रहे हो। तो मैं कुछ कॉम्बिनेशन ट्राई करना शुरू करता हूँ। जैसे अगर a प्लस बी 8 चाहिए तो मैं a को b से छोटा रखना है ना। तो मैं a को 1 लेता हूँ और b को 7 लेता हूँ, तो देखो ये तो 8 मेंटेन हो गया। अब अगर मैंने a को 1 और b को 8 लिया तो ध्यान से सुनना, अब मुझे कुछ ऐसे सोचना है कि c प्लस डी 10 हो जाए, और यहां से मुझे ये भी ध्यान रखना है कि जो a प्लस डी आ जाए वो b प्लस सी आ जाए। अगर आपको ये ठीक नहीं लग रहा है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि आप इसको ऐसा लिख लो, a माइनस बी जो है वो c माइनस डी के। आप पता है इसमें ज्यादा अच्छे से सोच पाओगे। देखो यहाँ पे a माइनस बी कितना है, -6। तो यहाँ पे भी सी और डी ऐसे सोचना है कि सी माइनस डी -6 आ जाए। आई होप आपको ये बात ज्यादा बेहतर लग रही है। तो मैं ऐसे सोचना शुरू करता हूँ। तो अगर मुझे a माइनस बी -6 मिल रहा है तो c माइनस डी -6 लाना है। तो आई होप आप c माइनस डी -6 और c प्लस डी 10 को सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से c2 और d8 मिल जाएगा। लॉजिकली सोच के देखो। अरे भाई सोच पा रहे हो कि नहीं। तो c2 मिला, d8 मिला। तो आई होप यहाँ पे ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बड़ी आसान सी भाषा में आपसे बात की है कि a माइनस डी सी माइनस डी के इक्वल है। अब मुझे a माइनस बी कितना मिल रहा है, सर मैंने a को 1 एज्यूम किया है, b को 7 एज्यूम किया है। ये मैंने एक सबसे पहले केस से सोचना शुरू किया। तो जब मैंने a को 1 और b को 7 एज्यूम किया तो a माइनस बी 6 मिला। देखो लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा स्टैंडर्ड मतलब ब्रेन में सोचोगे तो ज्यादा जल्दी कर पाओगे, क्योंकि केसेस बनाने हैं अभी। तो एक एक के लिए इक्वेशन बना के लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा इंट्यूशन से सोचो, है ना। तो a1 b7 तो -6, तो c और d का भी सम -6 और c प्लस डी 10 होना चाहिए। तो c प्लस डी 10 और c माइनस डी अगर -6 है तो आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके c और d आपकी 2 और 8 ला सकते हो। आई होप ये एक एक्सेप्टेबल केस है, इसमें a b से छोटा है, जो कि हम करके ही चल रहे हैं। अब अगर a को मैं 2 लूँ और b को मैं 6 ले लूँ तो भी क्या ये मेरे लिए एक एक्सेप्टेबल केस है। देख लेते हैं। मैं आई होप आप समझ पा रहे हो, a को 2 और b को 8 लेने से, सॉरी a को 2 और b को 6 लेने से हमने अभी तक तो कुछ नहीं किया। मतलब कोई गलती जैसी कोई स्कोप तो बना नहीं। पर क्या ऐसे अब c और d भी मिल जाएंगे? हाँ, कोशिश की जा सकती है। तो समझने की कोशिश करना। अब समझना, ये -4 है ना। यानी 4 के डिफरेंस में 10 लाना है। तो मैं ये कहता हूं कि देखो क्या 3 और 7 ये काम करके दे सकते हैं? आई थिंक बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि देखो 2 और 6 का डिफरेंस 4, 3 और 7 का डिफरेंस 4। भाई इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे। मैं थोड़ा इंट्यूशन से सोच ले रहा हूँ, पैटर्न वाइज भी देख रहा हूँ, तो आपको चीजें समझ आना शुरू हो रही होगी। तो आई थिंक ये एक मेरे लिए एक्सेप्टेबल केस है जिसमें कोई भी बुराई नहीं है, और ये भी हमारे लिए एक आंसर होना चाहिए। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब अगर मैं a को 3 और b को 5 ट्राई करता हूँ तो क्या होगा? अगर मैंने a को 3 और b को 5 ट्राई किया तो क्या ये भी एक एक्सेप्टेबल केस हो सकता है? तो आप देख लो, अगर मैंने a को 3 और b को 5 ट्राई किया तो a और b का डिफरेंस 2 है, तो c और d का डिफरेंस भी आपको 2 होना चाहिए। c माइनस डी टेक्निकली -2 होना चाहिए। तो c प्लस d तो 10 ही चाहिए। तो अगर ये दोनों इक्वेशन आप सॉल्व करोगे तो c4 और d6 आ सकता है। बिल्कुल, आप पैटर्न देखो, आपको सीधे सीधे दिख रहा है। c4 और d6 आ जाएगा, तो देखो यहाँ भी डिफरेंस 2, यहाँ भी डिफरेंस 2। तो ये भी मेरे लिए एक एक्सेप्टेबल केस है जिसमें कोई भी बुराई नहीं है। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। इससे आगे बढ़ना मेरे लिए पॉसिबल है नहीं, क्योंकि अगर मैं इससे आगे बढ़ा तो a और b इक्वल हो जाएंगे। आप देख ही रहे हो। अब मैंने अगर a को 4 रखा तो b को भी 4 रखना पड़ेगा, जहां से कहानी ट्विस्ट होने लगेगी। तो आई थिंक 3 पॉसिबल केस बनेंगे, यानी 3 ऐसे कोड्स बन सकते हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, जरा सोचना शुरू करते हैं। हाँ जी, इन अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, वो कुछ कुछ तो बोल रहा है। तो इन अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी 56 इंटर्न्स कैन कंप्लीट अ फुल कैंपेन रोल आउट इन 16 डेज, है ना। तो 56 इंटर्न्स है आपके पास, ठीक है ना। 56 इंटर्न्स आर देयर, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं? वो जो पूरा काम है वो 16 डेज में कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा छोटा करके लिखता हूँ। देर आर 56 इंटर्न्स, दे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज, है ना। और क्या बोल रहा है वो? अगर वो रोज 10 आवर्स काम करें तो दे वर्क डेली फॉर 10 आवर्स, है ना। पर हुआ क्या है वो पैटर्न समझना। ऑन डे 1 ओनली 3 इंटर्न्स बिगिन वर्क, है ना।
तो डे 1 में क्या हुआ, डे 1 में सिर्फ किसने काम किया, डे 1 में सिर्फ 3 इंटर्न ने काम किया। तो अब काम का पैटर्न समझना, डे 1 पे क्या हुआ, 3 इंटर्न आए, एक ही दिन का हिसाब की बात कर रहा हूं, और उन्होंने कितने काम क्या हुआ, उन्होंने 10-10 घंटे काम किया, ठीक है। फिर क्या हुआ, डे 2 पे आप देखोगे तो डे 2 पे ऑन डे 2 ऑनवर्ड एवरी 3 मोर इंटर्न, तो अगले दिन 3 और आ गए, तो 3 और 3 6 हो गए, है ना। अच्छा, उन्होंने भी एक ही दिन में काम किया अभी तो। और क्या हुआ, एंड द टीम इंक्रीजेस इट्स टोटल डेली वर्किंग टाइम बाय 20 मिनट्स। 20 मिनट्स मतलब क्या, 1/3 आवर्स, यानी अगर पहले दिन 10 घंटे काम किया था तो 10 प्लस 1/3 आवर्स और काम किया, है ना। ऐसे ही गाड़ी चलती जाएगी। अब अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखो, तो आप पैटर्न को ध्यान से समझो, आपको एक बहुत ही मजेदार सा एक ऑब्जर्वेशन नजर आना चाहिए, जो कि आपके क्वेश्चन को खत्म कर देगा। कैसे सर, देखो ध्यान से, आप अगर इसको ठीक से देखोगे तो ये लिखा है 3 इंटू 1 इंटू 10, यानी मैं इसको लिख लेता हूँ 1 इंटू 30। ऐसा क्यों लिख रहे हो सर, बस थोड़ी सी शांति रखो और आप देखो, आपको समझ आएगा। ये कितना हो जाएगा, 31/3। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6/3 इंटू 31, यानी ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 31। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो अगले दिन क्या हुआ होगा, है ना। अच्छा, ऐसा कब तक चला, यही पता करना है। आई थिंक यही तो पहला क्वेश्चन है हमारा। तो अगला नंबर क्या है, आई थिंक अब मैं पैटर्न देख पा रहा हूँ। अगर आप अगला नंबर निकालोगे तो हो जाएगा 2 इंटू कितना, पहला था 1 इंटू 30, 2 इंटू 31, तीसरा आएगा 3 इंटू 32, अगला आ जाएगा आपका 4 इंटू 33 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपके काम के जो प्रोग्रेस है वो आपको दिखना शुरू हो जाएगी। आई होप इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं है ना। इस तरीके से काम चलता चला जाएगा। अब जो ये काम चल रहा है, इसमें मैं कैसे कोई प्रिडिक्शन दे सकता हूँ कि किस दिन कितना काम हो रहा है, ये आप कैसे बता पाओगे सर। तो मैं कह रहा हूँ इसका जनरलाइजेशन क्या हो सकता है वो समझते हैं। देखो, ये जो 30 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 इंटू 1 प्लस 29। इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 प्लस 29। ध्यान से देखना, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 प्लस 29। सो आई होप मेरे पास जनरलाइजेशन है कि मैं बहुत आसानी से कह सकता हूँ किसी भी दिन कितना काम हो रहा है, इसका जनरलाइजेशन है मेरे पास। किसी भी दिन कितना काम हो रहा है, अगर उसकी मैं जनरलाइजेशन करूं, तो मान लो nth डे पे मैं बात करूं, तो nth डे पे जो काम हुआ होगा वो होगा n इंटू n प्लस 29, या 29 प्लस n यूनिट्स काम हुआ होगा, अगर आप समझ पाए तो। आई होप ये बात आपको समझ आई। n इंटू 29 प्लस n, ध्यान से सुनना, n इंटू 29 प्लस n का क्या मतलब है, हम उस पर काम करना शुरू करते हैं, है ना। देखो, थोड़ा सा जल्दी हम मिटाएंगे, ये मेरे काम का है। ये वाला इरेजर भी ट्राई करके देखता हूँ, इससे क्या होता है। अच्छा, ये तो हमारे बिल्कुल भी काम का नहीं है, इसमें भी एफर्ट्स उतनी लगने हैं, तो हम यही इरेजर यूज कर लेते हैं, है ना। देखो, अब क्या बोल रहा है वो समझते हैं। मेरे लिए ऑन एनी nth डे जो नंबर ऑफ यूनिट्स काम हो रहा है वो ये है ना। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो क्या हो जाएगा, nth डे जो वर्क डन है ऑन nth डे शुड बी 29n प्लस n स्क्वायर, है ना। तो अगर मैं सम निकालूं, सम ऑफ एंटम्स, तो आपको सिग्मा रूल याद होगा। तो अगर मैं सम ऑफ एंटम्स निकाल रहा हूं, तो सम ऑफ एंटम्स क्या आ जाएगा, सम ऑफ एंटम्स आ जाएगा समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन 29, 29 बीइंग कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा समेशन n स्क्वायर। आपने सीक्वेंस में पढ़ा होगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 होता है, और 29 टाइम्स समेशन n हो जाता है आपका n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और इसमें ऑफ कोर्स 29 लिखा हुआ है, तो उसको अलग से लिखा रहने दो। अब अगर मैं थोड़ी सी अपनी सहूलियत बढ़ाऊं, तो मैं काम करता हूँ n प्लस 1 n प्लस 1, और इस 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इस 2 को भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा 6, यानी मैं n प्लस 1/6 कॉमन ले ले रहा हूँ। तो अगर मैंने n प्लस 1/6 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, देखो। आई थिंक यहाँ पे तो सिर्फ प्योरली 2n प्लस 1 बचेगा, इससे हमें कोई शिकायत नहीं है। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से भी मैंने n प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा 29 इंटू 3। आई होप मैं कुछ और गलती तो नहीं कर रहा हूँ। तो 29 इंटू 3 क्या होगा, सर 30 इंटू 3 90 होता है, तो 90 में से आप 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, 90 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 87 आ जाएगा, है ना। तो मेरे पास जो बच रहा है वो बच रहा है 2n प्लस 88, है ना। ये कितना हो गया, 2n प्लस 88। अब अगर ये मेरे पास लिखा है 2n प्लस 88, तो मैं इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो हो जाएगा n प्लस 44, और ये हो जाएगा 3। मतलब मेरे पास n डेज में जो टोटल वर्क होगा उसकी परिभाषा होगी n प्लस 1, है ना। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया है, तो n प्लस 44 होल डिवाइडेड बाय
ये 6 को 2 ने कैंसिल किया तो 3। आई होप ये बात आपको समझ आई कि हमने क्या किया, है ना। अब मैं क्या करूंगा जरा वो सोचना शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। दो मिनट दे दीजिए आप मुझे बस, है ना। ये मिटा दिया हमने। अब क्वेश्चन पे काम करना हम शुरू कर सकते हैं। अब हमारे पास सीधा डेटा क्वेश्चन का है। आप ये समझ लो, ऑन विच डे विल द एंटायर कैंपेन, या पूरा जो काम है वो खत्म हो जाएगा, इसके बारे में मुझे अपना ओपिनियन देना है। ठीक है, मैं अपना ओपिनियन देना शुरू करता हूँ। तो मुझे जो टोटल काम करवाना है वो कितना है, तो अगर मैं ये 56 इंटू 16 इंटू 10 का प्रोडक्ट निकालूं, है ना, तो ये प्रोडक्ट जब आप निकालोगे तो ये प्रोडक्ट बेसिकली जो आपका आना है, ये प्रोडक्ट जो निकाल के आप रख लोगे, दैट इज 8960। 56 इंटू 10 इंटू 16 बेसिकली, है ना, तो दैट इज 8960। तो अगर आप इसको निकाल के रख लो, चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लो या कैंसिल ही करना है ओवरऑल, तो 8960 मैन वर्क आवर जो भी आप कहते हो, वो टोटल वर्क आपका यूनिट वाइज हो जाएगा। तो मैं इसको कैसे करूं भाई? सर अब आप ये सोच लो कि ये जो सम है, ये सम एन की किस वैल्यू पे आ जाएगा, तो आप ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। तो मैं सबसे बड़ी वैल्यू 20 ट्राई कर लेता हूँ। तो अगर मैंने 20 ट्राई किया तो टोटल वर्क डन कितना आ रहा है वो निकाल लेते हैं। तो मैं S20 देख रहा हूँ। तो अगर आप S20 निकालते हो तो जरा S20 मतलब क्या, एन की जगह 20 रख दो। तो जैसे ही आप S20 निकालते हो तो ये क्लियरली आपका 8960 आएगा। आई होप वो कैसे आएगा वो समझ आ रहा है। मैंने क्या किया, 20, 21, 20 प्लस 44 डिवाइडेड बाई 3 जब आप ये निकालोगे तो ये वापस आपका 8960 आएगा। तो टेक्निकली 20 दिन में आपका इस पैटर्न से, इस लॉजिक से काम खत्म हो जाएगा बिना किसी कंफ्यूजन के। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कुछ कुछ, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ कैंपेन रिमेन्स इनकम्प्लीटेड बाय द एंड ऑफ द डे 12। तो वो बोल रहा है 12 दिन के बाद आपका कितना काम बचेगा। तो मैं बोलूंगा सर आप ऐसे क्यों नहीं सोच रहे हो कि 12 दिन में काम कितना हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, 12 दिन का काम निकाल लेता हूँ। 12 दिन का काम कौन बताएगा ये, तो इसमें एन की जगह क्या रख दो, 12। आप जैसे ही एन की जगह 12 रखोगे और कैलकुलेशन करोगे तो एन की जगह 12 रखने पे आपको 12 दिन का काम मिल जाएगा। तो 12 डेज का जो काम होगा दैट विल बी 2912, है ना। तो 12 दिन में आपके पास हो जाएगा 2912 यूनिट्स का काम। इतना काम होना था, इतना ही हुआ है। तो अब कितना परसेंटेज काम बाकी है ये बता पाना तो बहुत मुश्किल काम है ही नहीं। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो आप क्या बोलोगे भाई, परसेंटेज कितना हो गया अगर मैं ये निकालूं, तो मैं बोलूंगा कि 2912 को आप, ये वर्क डन है जो हो गया है, टोटल कितना होना चाहिए था 8960। तो आप इसका अगर परसेंटेज निकालेंगे तो ये परसेंटेज निकल के आएगा अप्रॉक्सीमेटली 32.5 डिग्री। डिग्री बोल रहा हूँ परसेंटेज, है ना, 32.5%। तो इतना हो चुका है 12 दिन में। तो बचा कितना है, मोटा मोटा एक ही क्लोजेस्ट ऑप्शन है क्या, 67। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि इतना काम अभी भी बाकी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी इंटर्न्स वर वर्किंग बाय द एंड ऑफ द डे व्हेन 20%, 22% ऑफ द कैंपेन वाज कंप्लीटेड। तो अगर 22% ऑफ द कैंपेन गॉट कंप्लीटेड तब कितने इंटर्न्स काम कर रहे थे, तो ये बता रहे हैं। तो मेरा कहना है ठीक है, सोचना शुरू करते हैं। तो पहले तो ये बताओ 22% वर्क होता कितना है, तो सर निकाला जा सकता है। आप अगर 22% निकालते हो किसका, 8960 का, तो 22% निकालना है वो बड़ा टास्क नहीं है। 22/100 इंटू 8960 अगर आप करोगे सो दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी 1971। तो आपको 1971 यूनिट्स काम करवाना है। अब मुझे देखना है कि एन की किस वैल्यू को रखने पे 1971 आ जाएगा। नाउ दिस इज अ लिटिल ट्रिकी पार्ट। यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंट्यूशन से सोचना पड़ेगा और थोड़ा सा हिट एंड ट्राई लेना पड़ेगा। तो अगर मैं 9th डे 10th डे ऐसे कुछ देखूं, तो अगर मैं 9 डेज का निकालूं, पहले समझने की कोशिश करना, 9 डेज का टोटल वर्क निकालो यानी S9। तो S9 क्या आएगा, 9 इंटू 10 इंटू 9 प्लस 44/3। तो जो 9 डेज का टोटल काम आप निकालोगे दैट विल बी 1590, है ना। तो 9 डे तक काम हो जाएगा आपका 1590। लेकिन ये तो 1971 काम करवाना है, सिर्फ 22% अभी तो नहीं हुआ, मतलब 9 दिन में तो नहीं हुआ। तो 10वें दिन काम कितना होगा, तो आई थिंक 10वें दिन का काम तो मैं निकाल सकता हूँ। अगर मैं 10th डे का काम निकालूं तो 10th डे पे क्या हुआ होगा, है ना। अब मैं 10 डेज का नहीं निकाल रहा हूँ, मैं 10th डे का काम निकाल रहा हूँ। तो मैं 10th डे का काम निकालूं या रादर मैं 10 डेज की निकालूं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 10 डेज का निकालने पे काम थोड़ा और बेहतर मुझे समझ आ रहा होगा। तो मैं 10 डेज या 10th डे का निकालूं, पहले 10th डे का ही निकालते। तो 10th डे का हमने पैटर्न क्या देखा था, आई होप आपको याद है। हमारे पास जो पैटर्न था वो nth टर्म ऐसे आती है, आई होप आपको याद आ रहा है। तो 10th डे का जो काम हो जाएगा, चाहे आप n की वैल्यू 10 यहाँ रख दो यहाँ रख दो, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 29 प्लस 10। आई होप ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क है नहीं। तो इफेक्टिवली 390 यूनिट्स और हो गया। तो आपने 10th डे में 390 यूनिट्स और काम करवा लिया। तो आपके पास 10 डेज में काम कितना हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछता है 10 डेज का काम निकाल के बताओ,
तो 10 डेज का काम टोटल जो हो जा रहा है आपके पास हो जा रहा है 1980। आप समझने की कोशिश करना, 1980 काम खत्म हो गया 10th डे पे, यानी 1971 को तो मैंने क्रॉस कर दिया। आई होप आप समझ पा रहे हो, यानी 10 दिन में मेरा काम खत्म हो जाएगा। आई रिपीट, 10 डेज में 22% काम खत्म हो जाएगा। लेकिन उसने ये पूछा ही नहीं है कि कितने दिन में आपका 22% काम खत्म हो जाएगा। उसने पूछा एक्चुअली ये है कि 10वें दिन तक कितने इंटर्न्स आपकी कंपनी में आ चुके होंगे। तो आपको पैटर्न याद है, हमने डिस्कस किया था। पैटर्न बड़ा सिंपल सा था कि हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ डेज है ना, तो जो भी डे होता है वो है ना, उस डे पे इंटर्न जो होते हैं वो 3 ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो आई थिंक जो 10वें दिन मेरे पास नंबर ऑफ इंटर्न्स होंगे, पहले दिन 3 थे, अगले दिन 6 थे, अगले दिन 9 थे, तो ऐसे 3 करते करते 10वें दिन मेरे पास 10 इंटू 3 30 इंटर्न्स आ चुके होंगे, जिसको मैं ऑप्शन बी के साथ मार्क करके कहानी को क्लोज कर सकता हूँ। आई होप एक आसान सा क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो कह रहा है आपसे द कॉस्ट ऑफ क्या, द कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक्स, 4 पेन्स एंड 3 इरेजर्स इज हाउ मच, इज 50 है ना। द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, 1 पेन एंड एन इरेजर इज कितना, 12। एक बात बताओ, अगर मैं इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4n प्लस 4p प्लस 4e ये हो जाएगा 12 इंटू 4। आई होप आपको समझ आ रहा है। बोल रहा है हाउ मच मोर डज अ नोटबुक कॉस्ट देन एन इरेजर, है ना। तो 5n माइनस 4n कितना हो गया, n, 4p गया, ये कितना हो जाए माइनस ही, ये आप निकाल ही सकते हो। 12 का 4 कितना हो गया 48 बेसिकली, तो 50 माइनस 48 कितना होता है, आई होप कहने की जरूरत नहीं, वो कितना हो जाता है 2। तो आप ये कहोगे कि एक नोटबुक इरेजर से 2 रुपए ज्यादा में आती है। आई होप एक आसान सा क्वेश्चन, डुएबल क्वेश्चन होना चाहिए आप सभी का। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है अगर आप ठीक से देख रहे हो तो। देखो ये कुछ बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट द नंबर ऑफ ए बी सी डी ई। अब आपसे अगर मैं पूछूं तो ये नंबर क्या बनेगा। आई होप अगर आपने पैटर्न देखा तो आप क्या लिख सकते हो, आप ए को लिखोगे 6 की पावर 1/2। अब बताओ बी को क्या लिखोगे, आप बी को लिखोगे 6 की पावर 1/2 की पावर 1/2 यानी 6 की पावर 1/4 एंड सो ऑन। तो अगर मैं पूछूं आपसे ए बी सी डी ई टू द पावर 20 क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये जो पूरा नंबर बनेगा ये बनेगा, अगर आप पैटर्न देख गए हो तो पैटर्न देखो ध्यान से, आपके पास जो पावर ए बनेगी 1/2 है ना, 1/4 अगर आप ठीक से देख पा रहे हो तो ऐसे पावर्स चलती चली जाएंगी अगर आप समझ रहे हो। तो जैसे मैं आपको और बता देता हूँ बी क्या आएगा। आई एम रियली सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, ये एक्चुअली 1/2 है, तो उधर जाने पे 2 हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी, ये 1/4 नहीं होगा, दिस शुड हैव बीन एक्चुअली 6। आई होप आप समझ रहे हो, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, स्किप करना इज नॉट अ गुड आइडिया। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो क्यूब रूट ऑफ सी कितना दिया है, √6। क्यूब रूट ऑफ सी का मतलब क्या है, सी की पावर, आई होप आप समझ पा रहे हो, यहाँ पे सी की पावर 1 है और ये 3 यानी सी की पावर 1/3 और ये है √6 यानी 6 की पावर 1/2। अब बेसिकली मैं दोनों तरफ पावर 6 रेस करता हूँ, है ना। आप कुछ मत करो, इधर से मुझे चीजें हटानी है ना, तो मैं दोनों तरफ पावर 3 रेस कर देता हूँ, तो हो जाएगा सी और ये हो जाएगा 6 की पावर 3/2। आई होप आप समझते चले जा रहे हो। तो सी कितना आ गया आपके पास, सी आ जाता है 6 की पावर 3/2। इसी तरीके से अब मैं डी निकालता हूँ, तो आई होप आपको पैटर्न दिख रहा है और चीजें दिख रही है। तो मैं सीधे नंबर लिखने में इंटरेस्टेड हूँ कि मेरा जो फाइनल नंबर आएगा वो क्या आएगा, है ना। तो ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई जब आप लिखोगे और इस फाइनल नंबर में आप पावर्स में, बेस में सब में 6 है, पावर्स आप देख ही रहे हो और होल पावर कितना है 20, तो ये ओवरऑल ये मल्टीप्लाई होके जो होगा, जो बेस पूरे सब 6 की पावर है और ऊपर एक होल पावर और 20 है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई करके आपके पास जो फाइनल नंबर आना है दैट इज 6 टू दी पावर 150। आई होप इस नंबर के साथ आपको कोई डाउट नहीं कि ऐसा क्यों आ जाएगा। अब अगर मुझे किसी भी नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स पता करनी है तो उसके लिए आपको हेल्प करता है लॉग, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों तरफ लॉग लेता हूँ बेस 10 पर, तो मैंने लिया लॉग n बेस 10, ये हो जाएगा लॉग 6 टू दी पावर 150 आ जाएगा आगे और ये बेस 10। मैं log 6 को लिख सकता हूँ log 2 इंटू 3, log 2 इंटू 3 को लिख सकता हूँ log 2 प्लस log 3, जो कि मुझे फाइनली log 2 और log 3 की वैल्यू रखने पे नंबर्स यहाँ से और यहाँ से मिल जाएंगे, यानी हो जाएगा 150 इंटू कितना log 2 प्लस log 3। log 2 प्लस log 3 की वैल्यूज आपको ऑलरेडी दे दी है, अगर आप उन्हें ऐड करोगे सो दैट विल बी 0.7781, है ना। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। सो दिस इज 0.7781 और ये आपका है log n बेस 10। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो 150 इंटू 0.7781 जब आप करोगे तो दिस इज 116.715, है ना। दिस विल बी 116.715। ये आ रहा है आपका log n बेस 10। अगर मैं किसी भी नंबर का log ले लूँ बेस 10 पर और अगर वो आ रहा है 116 यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, अगर किसी नंबर का log बेस 10 पर मुझे कैरेक्टरिस्टिक कुछ देता है तो उस नंबर में जो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक +1 होते हैं, यानी आंसर होगा
116 प्लस 1। लॉजिकली ये पूरा एक अच्छा कंसेप्ट है नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने का। अगर ये कंसेप्ट आपको समझना है तो इसे कंसेप्चुअली लॉगरिथम के लेक्चर में बहुत स्मूथली समझा जा सकता है। यहाँ पे बस मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ अगर हम बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या बोल रहा है जरा देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है रवि एंड भूषण बेट ऑन ईच गेम ऑफ अ सीरीज ऑफ टेबल टेनिस, है ना। अब आप समझो, अब गेम को समझो। द बेट अमाउंट इन ईच गेम वॉज ट्वाइस। अब आप समझो, आप समझो, ये रवि है और ये भूषण है ना। अच्छा एक और बात, द सीरीज ऑफ गेम्स एंड्स व्हेन रवि विंस अ गेम। बहुत बढ़िया। ईच ऑफ देम बेट्स ₹3 इन द फर्स्ट गेम एंड होता क्या है, हर बार डबल हो जाता है। अब समझो, मैं प्रोबेबिलिटी को थोड़ी देर के लिए हटा के देखूं, ऐसे समझो, रवि और भूषण ने बेट लगाई और 3-3 रुपए की बेट लगाई। रवि ने भी 3 लगाए, भूषण ने भी 3 रुपए लगाए। अब क्या हुआ साहब, अगर रवि जीत गया पहले राउंड में तो कहानी खत्म हो जाएगी, भूषण घर चले जाएंगे, भूषण 3 रुपए हार के चले जाएंगे। मान लो भूषण जीत गए, तो भूषण जीत गए तो क्या हुआ, वो फिर लगाएंगे। आई होप आप समझ रहे हो। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार 6-6 रुपए की बेट लगेगी। जब इस बार 6-6 रुपए की बेट लगेगी तो आप लॉजिकली समझो, ध्यान से समझना, कोशिश करना आप इसको अपने पर्सपेक्टिव से सोचने की कि आप एक ऑपोजिट टीम के साथ क्रिकेट मैच खेल रहे हो और आप हर बार हारते जा रहे हो, हर बार हारते जा रहे हो और तब तक का वेट कर रहे हो जब तक आप जीत नहीं जाते। आप रवि हो फिलहाल, मतलब वो टीम आपके साथ तब तक खेलने को तैयार है जब तक आप जीत नहीं जाते। और ये कंडीशन है कि हर बार हर मैच में आप अपने प्रीवियस अमाउंट का डबल कर दोगे। आप इसको ऐसे सोचो, पहले मैच में आपने 10 रुपए लगाए, आप हार गए तो आपके 10 रुपए चले गए। आपने बोला नहीं चलो इस बार 20 रुपए में मैच खेलेंगे, आप ये भी हार गए। अगली बार आपने बोला नहीं इस बार 40 रुपए में मैच खेलेंगे, आप ये भी हार गए। अगली बार आपने बोला नहीं 80 रुपीज पे मैच खेलेंगे, आप ये मान लो जीत गए। अब आप समझना, जब आप 80 रुपीज वाला मैच जीत गए तो आपने इफेक्टिवली क्या किया, आपने 10 20 40 कवर कर लिए। अरे आप समझो ना, आपने 80 जीते लेकिन इससे पहले आप 10 20 40 हार चुके थे, तो 10 20 40 कितना हो गया, ये हो गया 70। तो 80 जीते लेकिन 70 हारे, मतलब 10 आप बना के गए। इस कहानी में प्रोबेबिलिटी का कोई गेम ही नहीं है। इस कहानी में एक्चुअली जब आप ऐसा कोई भी सिनेरियो क्रिएट करते हो कि हर बार आप डबल अमाउंट करते जाते हो अपनी बेट का, तो एक्चुअली जब भी आखिरी बार आप जीतते हो तो आप अपना पूरा रिकवर कर लेते हो और जो शुरुआत का आपका सिनेरियो रहा था उतना आप एक्स्ट्रा जीत के जाते हो। तो अगर रवि और भूषण ये गेम खेल रहे हैं और ये तब एंड होगा जब रवि जीतेगा, तो भूषण हर बार हारेंगे चाहे कुछ भी हो जाए और भूषण को हर बार 3 रुपए का नुकसान होगा। यानी इस सिनेरियो में हमेशा भूषण को 3 रुपए का नुकसान होना है, कितनी भी बार वो खेल लें, कैसे भी कर लें, कोई और इसमें आउटकम का स्कोप है ही नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम अपना रुख करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, देखो ध्यान से, आसान सा क्वेश्चन है। a प्लस बी प्लस सी 25 है, तो 1 प्लस बी इंटू ए प्लस सी दिया है। मैं a प्लस सी को यहाँ से उठा के 25 माइनस बी लिख सकता हूँ, जो कि कितना दिया है 144। आई होप आप देख पा रहे हो। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो इसे सॉल्व करने पे मेरे पास एक बन जाएगी क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्या होगी वो समझ लेते हैं। क्वाड्रेटिक होगी बी स्क्वायर माइनस 24b। आप देखिएगा बी स्क्वायर माइनस 24b प्लस ये हो जाएगी 119। आई होप आप देख पा रहे हो। सो मेरे पास क्वाड्रेटिक आ गई है इज इक्वल टू 0, है ना। ये क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करते आती है। अब अगर आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो, जैसे भी आप करो, तो b की आपके पास दो वैल्यूज आएंगी 7 और 17। अब वो बोल रहा है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ b। तो आपको 7 का स्क्वायर करना है, 17 का स्क्वायर करना है और इनको ऐड कर देना है। 7 का स्क्वायर 49, 17 का स्क्वायर आपका 289, दोनों का सम शुड बी 338 एंड दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं भाई, इस क्वेश्चन में बोल रहा है आर्यन, ज़ारा एंड कबीर बॉट अ सर्कुलर पिज्जा, दे कट इट इनटू 5 सेक्टर्स। ध्यान से सुनना, इन्होंने एक पिज्जा लिया है ना, इस पिज्जा के उन्होंने 5 सेक्शंस किए है ना, जैसे कि 2 तो ये हो गए और 3 ये हो गए। आई होप देख रहा है सबको। हाँ अब सुनना, ध्यान से सुनना, क्या करते हैं वो समझने की कोशिश करना। वो ये पिज्जा 5 पार्ट्स में बांटते हैं और सबको इस तरीके से देते हैं कि none of them got the parts of the pizza which were adjacent. How many ways they could have shared the pizza? समझना, पहली बात तो जब पिज्जा को बांटा तो सारे पार्ट्स डिस्टिंक्ट थे, मतलब इसका साइज अलग था, ये अलग था, ये अलग था, ये अलग था, ये अलग था, मतलब सारे स्लाइसेस अलग अलग साइज के, मतलब सारे स्लाइसेस डिस्टिंक्ट है, यूनिक है ना। तो मैं तो ऐसे सोचता हूँ 5 में से कोई से भी 2 उठाने तो कितने तरीके से उठा सकता हूँ, तो आप बोलोगे 5c2। लेकिन इनमें से अगर ये दोनों उठा लो, ये दोनों उठा लो, ये दोनों उठा लो, या ये दोनों उठा लो, या फिर आप कौन से दोनों उठा लो, ये दोनों उठा लो, तो आपके पास एडजेसेंट जाएंगे। तो 5 तरीके ऐसे हैं जिसमें आप एडजेसेंट उठा सकते हो। तो अगर मैंने शुरू के 2 स्लाइसेस किसी एक के लिए उठाए होते तो
उन्हें एडजेसेंट ना रखने का तरीका है 5c2 -5। आई होप आप समझ पा रहे हो। ये एक हमारे पास केस हो जा रहा है। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब मैं आपको समझाता हूँ कोई एक केस लेके कि ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है। जैसे मान लो मैंने किस फर्स्ट पर्सन को जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये दोनों दे दी, तो अब बचे कौन से, मेरे पास 3 स्लाइसेस ये बचे। अब इन 3 में से 2 उठाने, तो इन 3 में से 2 उठाने के क्या तरीके हैं सर? 2 ही तरीके हैं। देखो कैसे, ये तो ले नहीं सकता तो या तो ये दोनों लूंगा या फिर ये दोनों लूंगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो अब मेरे पास कितने तरीके? अब मेरे पास 2 तरीके हैं, है ना। अब आखिरी को उठाने का एक ही तरीका है कहने को। आई रिपीट, आखिरी को उठाने का एक ही तरीका है। क्यों? क्योंकि अब आपने ये दोनों उठा ली तो ये उठेगा, ये दोनों उठा लिए तो ये उठेगा, ये दोनों तो वैसे भी नहीं उठा सकते क्योंकि 2 ही तरीके हैं हमारे पास। तो आखिरी को उठाने का एक ही तरीका है, पर ये 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है। आई रिपीट, ये ए के पास जा सकता है, ये जे के पास जा सकता है, या कि ये के पास जा सकता है, या ये जे को जाए, ये के को जाए, ये ए को चला जाए, मतलब तीनों में ही ये शफल हो सकता है। इसलिए 3 फैक्टोरियल वेज में मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता हूं। आई होप आप मेरी बात समझ पाए। तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे, सो दिस इज 5c2 -5 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं कि ऐसा क्यों करेंगे, क्यों होगा, कैसे होगा। और जब आप फाइनली इस बात को कंक्लूड करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा दैट शुड बी हाउ मच स्टूडेंट्स। 5c2 आप निकाल लीजिए। 5c2 का शॉर्टकट होता है 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई कितना 2 इंटू 1 -5, है ना, इंटू कितना, इंटू इट शुड बी 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये होता है आपका बेसिकली आई थिंक 6, आई थिंक क्या 6 ही होता है। ये हो जाएगा आपका 2, है ना, 5 इंटू 2 10। ये 3 फैक्टोरियल नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी, मैं यहाँ पे ना एक गलती कर रहा हूँ। समझना, एक सेकेंड, मैं इसको छोटा सा करेक्शन कर दे रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। एक छोटा सा करेक्शन है स्टूडेंट्स, आप समझो। आप इसको ऐसे समझो, देखो मैंने मान लो ये वाला केस दिया, तो जो थर्ड पर्सन के पास गया वो ये गया। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता था सर? अगर आपने ये दोनों लिए थे तो उसके पास ये जाता। अच्छा, अगर इसको मैं स्वैप करता तो कोई और केस बनता। तो इफेक्टिवली जो लास्ट पर्सन के पास जाएगा ना, वो 3 ही तरीके से जा सकता है। आप समझने की कोशिश करो। आप कोई से भी 2 स्टार ले लो, तो 2 स्टार तो 2 एडजेसेंट ये ले लिए, 2 ये ले लिए, तो जो एक चॉइस बचेगी ना, वो उसके पास 3 तरीकों से ही जा सकती है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है। मैंने क्या किया, पहले वाले को 2 दे दिए, दूसरे वाले को 2 स्लाइसेस दे दी, तीसरे वाले को 1 दे रहा हूं। तो जो तीसरे वाले को 1 दे रहा हूं वो यूनिकली 3 तरीकों से ही बढ़ सकती है, अगर आप ठीक से सोच पा रहे हो। तो 3 फैक्टोरियल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत ही नहीं। मैंने डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस हटा दिया और वो गलत भी था एक्चुअली। तो अगर इस तरीके से आप सोचोगे तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आने वाला है वो सोचिएगा। 5c2 आपका हो जाएगा 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 -5, है ना। ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 3। तो ये हो जाएगा आपका 2, 5 इंटू 2 10, 5 यानी इंटू 2 इंटू 3। आई होप ये हो जा रहा है आपको बेसिकली 30। तो कभी भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन है तो आप 30 वेज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो बिना किसी कंफ्यूजन के। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर स्टूडेंट, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। वो n की वैल्यू 6 ले रहा है, तो आपके पास है mod x प्लस 10 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक, mod x प्लस 60। आई होप आपको दिख रहा है। अब अगर आप इसमें चीजें समझो तो इसका हमेशा आंसर ये होता है कि जो मिनिमम वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट बीच में आती है। तो आपके पास ये है x प्लस 0, है ना, x प्लस 10 मॉड के अंदर है ऑफकोर्स। और ये कहानी जो जा रही है, जो मिडिल टर्म आएगी वो होगी आपकी x प्लस 30, क्योंकि देखो 30 के इधर 40 50 60 और 30 के पहले 0 10 20, तो जो मिडिल टर्म है वो क्या होगी x प्लस 30। तो x प्लस 30 जीरो कब होगा? x प्लस 30 जीरो होगा x की वैल्यू -30 पे। तो जो आपको मिनिमम मिलेगा वो x की वैल्यू -30 पे मिलेगी। लेकिन उससे पूछा है एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप कुछ मत करो। इसमें एक्स की जैसे ही आप -30 रखोगे, तो आई होप आप रखते जाओ -30 -30 -30। तो जब पूरा एक्सप्रेशन आप सॉल्व करोगे यानी एक्स की -30 रख के, आई होप आपको कहने की जरूरत नहीं है, ये पूरा सम इफेक्टिवली आपका आ जाना है 120। आई होप यहाँ तक आप क्लैरिटी के साथ समझ पा रहे हैं चीज़ों को। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ पैरेललोग्राम इज डिवाइडेड इनटू 9 रीजन्स, है ना। 9 रीजन्स में अगर मैंने पैरेललोग्राम को डिवाइड किया है, इक्वल एरिया बाय ड्राइंग लाइन सेगमेंट्स पैरेलल टू वन ऑफ डायगोनल, है ना। तो 9 रीजन्स करना है तो 1 से 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 2 लाइन्स और खींचनी चाहिए थी, तो बेसिकली 4 4 होंगी, है ना। तो मैं यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो दिख नहीं रहे बराबर, पर मान लो 9 रीजन्स इक्वल है। इसका एरिया इसका एरिया इसका एरिया इसका एरिया सेम है ना। इसका 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 सबका सेम है, ऑल्दो बने नहीं है पर हैं, ऐसा मान लो। मैंने बहुत अच्छे से बनाई नहीं है। अब आप ऐसे समझो, ये जो एरिया, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है,
है ना। तो बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट ऑफ द लाइन सेगमेंट टू द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट। देखो सबसे लंबी लाइन यही होगी, सबसे छोटी यही होगी, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, ये होगा 4x। इस ट्रायंगल का एरिया कितना है x, तो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो कितना है 4:1। तो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो अगर 4:1 है तो उनके साइड्स का रेशियो क्या होता है, उनके स्क्वायर रूट्स का रेशियो, तो हो जाएगा 2:1। आई होप ये प्रॉपर्टीज सारी आप ज्योमेट्री में पढ़ रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझो। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स ऑफ, है ना। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे समझो, इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसके रूट्स हो जाएंगे अल्फा बीटा। आई होप आप देख रहे हो, तो अल्फा, आई होप आप देख रहे हो, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ, है ना। तो इसके रूट्स अगर अल्फा और बीटा है तो कह रहा है इसके रूट्स के रेसिप्रोकल्स का सम, यानी 1/अल्फा प्लस 1/ बीटा आपको दे रहा है 11/28, है ना। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ, अगर ये दे रहा है सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस है, आप सुनना, अगर सी और ए को हम इंटरचेंज कर दूं तो इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा थे तो इसके रूट्स होंगे एक्चुअली, इसके रूट्स होंगे एक्चुअली 1/अल्फा और 1/बीटा। अब उसने बोला है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो इसके रूट्स होंगे 1/अल्फा 1/बीटा, यानी इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 1/अल्फा बीटा, जो कि कितना है 1/28, यानी अल्फा बीटा कितना पता चल गया 28। अगर इसे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ये कितना हो जाएगा 11/28। अल्फा बीटा ऑलरेडी 28 है, तो 28 से 28 कैंसिल, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 11। आई होप यहाँ तक समझ आ रहा है। तो बोल रहे हैं सम ऑफ द रूट्स इस इक्वेशन के बताओ, इस इक्वेशन में जो भी रूट्स होंगे उनका सम क्या होगा, -a/b। आई होप आप समझ रहे हो, मुझे क्या निकालना है -a/b, ठीक है। अच्छा, इसके रूट्स क्या थे, इसका जो सम, इसके रूट्स थे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना था, वो था -b/a, और अल्फा प्लस बीटा मुझे पता है कितना है 11 है। तो अगर -b/a 11 है तो -a/b कितना हो जाएगा, हो जाएगा -11, यानी आपका कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे, सॉरी इसका रेसिप्रोकल भी होगा, हम रियली सॉरी, तो -1/11, यानी ऑप्शन डी। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ड्यूरिंग अ रोबोटिक्स कॉम्पिटिशन 289 रोबोट्स वर अरेंज्ड इन अ ग्रुप। इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो सिंपल सा एक रोबोटिक्स कंपटीशन हुआ है जिसमें 289 रोबोट्स हैं, है ना, अरेंज्ड इन अ स्क्वायर ग्रिड ऑफ 17 रोज एंड 17 कॉलम्स, तो 17 into 17 is 289। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो जैसे कि फर्स्ट रोबोट, सेकंड रोबोट, थर्ड रोबोट, अगर मैं फर्स्ट रो की बात करूं एंड सो ऑन अप टू 17th रोबोट, देन ये सेकंड रो से शुरुआत हो रही है, सो दिस इज R18 एंड सो ऑन एंड दिस, और ऐसे करते करते आपकी फाइनली जो लास्ट रो रही होगी उसमें आपका लास्ट रोबोट आया होगा, दैट इज 289। सो दिस इज हाउ ये एक 17/17 का मैट्रिक्स अरेंजमेंट है। Now, each robot was assigned a set of instructions measured in code units. The number of code units assigned to the robots in each row as well as in each column followed an arithmetic progression. तो AB का क्वेश्चन है, if the number of code units for the 4th and 14th, है ना, तो जो 4th और 14th रोबोट है फर्स्ट रो में, आप देखिएगा तो आई थिंक फर्स्ट रो में अगर 4th है और 14th है तो उनकी नंबरिंग तो मैं सीधे सीधे क्या बोल सकता हूँ, R4, और 14th है, सो दैट इज R14। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो मैं R4 और R14 को लेके क्या जानता हूँ कि उन्हें जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस असाइन किए गए हैं दे आर 831 एंड हाउ मच 861 रिस्पेक्टिवली। आई होप देयर इज नो डाउट ऑन दिस। अच्छा, एक और बात वो कह रहा है कि एंड द नंबर ऑफ कोड्स यूनिट्स फॉर द सेकंड एंड 16th रोबोट इन द 16th रो। अब जो 16th रो है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे यहाँ पे कौन सी रो आई होगी, लेट्स से 16th रो। चलिए इस बारे में बाद में बात करेंगे। 16th रो यानी सेकंड लास्ट, क्योंकि इसके बाद जो रही होगी वो कौन सी रो रही होगी, लास्ट रो विच इज 17th, और ये आपकी कौन सी रो है, दिस इज योर फर्स्ट रो। आई होप नो कंफ्यूजन ऑन दिस। तो 16th रो में भी कुछ कुछ कहा गया है कि सेकंड और 16th, है ना, तो वो है 60 और 102, ठीक है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ कोड्स टू ईच रोबोट। तो मुझे R1 से लेके R289 तक बेसिकली ये सारे टर्म्स एपी में है। इसके 4 टर्म्स मुझे दे दिए, हालांकि वो 2 भी दे देता है क्वेश्चन हम कर सकते थे, पर उसने 4 दिए, बहुत अच्छी बात है। तो वो कह रहा है एवरेज नंबर ऑफ कोड्स। आप समझना है एवरेज क्या होता है, अगर टर्म्स एपी में है तो जो मिडिल मोस्ट टर्म रहती है, या अगर मिडिल में 2 टर्म्स है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो उन दोनों का एवरेज, या जो सेंटर टर्म है, जो मिडिल मोस्ट टर्म है, वो आपका एवरेज होता है। तो जो एग्जैक्ट बीच में टर्म होगी मुझे वो ढूंढनी है, अगर मैं वो ढूंढ दूंगा तो मेरा एवरेज यानी आंसर आ जाएगा। या फिर मैं ये कर सकता हूँ कि मैं सारे टर्म्स का सम करूं और उनका एवरेज निकालू, जो कि एक बहुत ही बेवकूफी भरा आइडिया है, क्योंकि इतना लंबा कैलकुलेशन करने का कोई सेंस हमारे पास है नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, अगर यहाँ पे मेरे पास एक 4th एलिमेंट है ना,
और यहाँ पे मेरे पास 14th एलिमेंट है। देखो 14 के बाद भी 15, 16, 17 तीन एलिमेंट्स हैं और फोर्थ के पहले भी R1, R2, R3 तीन एलिमेंट्स हैं। तो अगर इस रो को मैं देखूं, सब कुछ सिमेट्रिकली अरेंज्ड है, तो अगर मैं इस रो को देखूं तो इस रो में अगर आप देखोगे तो 4 से पहले भी तीन है और 14 के बाद में भी तीन है, मतलब ये इक्वी डिस्टिंक्ट टर्म्स है। तो अगर एक एपी में इक्वी डिस्टिंक्ट टर्म्स उठाई जाए और उनका एवरेज लिया जाए तो वो उस एपी के एवरेज के इक्वल होता है। मतलब अगर ये 17 टर्म्स की मैं एपी बनाऊं तो स्टार्टिंग से थर्ड और एंड से थर्ड टर्म का अगर मैं एवरेज निकालूं तो वो मिडिल टर्म आएगी। आई होप आप समझ पाए। तो अगर मैं 831 और 861 को 2 से डिवाइड करूं ऐड करने के बाद, तो मेरे पास मिडिल टर्म 9th टर्म आ जाएगी विच विल बी 846। आई होप आप समझ रहे हो। मैं क्या करूंगा, 831 plus 861 divided by 2, so this will give me basically 846। अब ये 846 क्या आएगा, ये आएगी एग्जैक्ट बीच में जो टर्म होगी। तो अगर ये 17 टर्म्स हैं तो 9th टर्म से 8 पहले और 8 बाद में, यानी मुझे R9 पता चल गया। आई रिपीट, मुझे R9 बहुत क्लैरिटी के साथ पता चल गया है कि जो R9 आपका आया है दैट इज हाउ मच। जो R9 आपको मिला है भाई, दैट इज क्लियरली आपको मिल चुका है 846 जो हमने अभी लिखा था, अगर आपको याद आ रहा है तो। सो R9 हमें पता है विच इज कितना भाई, R9 मतलब ये फर्स्ट रो की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो R9 में अगर हम समझे तो ये 846 आ चुका है। मतलब यहाँ पे ये जो एलिमेंट है जो एग्जैक्ट बीच में, मतलब इस कॉलम में अगर आप देख रहे हो, सो दिस इज 846। आई होप आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पे ये जो एलिमेंट है दिस इज 846, राइट। इस कॉलम को अगर मैं समझू तो आई होप ये भी एक एपी बनाएगा क्योंकि सब कुछ सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, सब कुछ इक्विडिस्टेंट है। अब मैं 16th रो की बात करता हूँ। तो अगर मैं 16th रो की बात करता हूँ तो 16th रो में मेरे पास 60 है और 102 है। तो 60 और 102 में हम कैसे समझेंगे, जरा वो देख लेते हैं। तो 60 और 102 को हम समझ लेते हैं भाई। 60 और 102 में क्या कहानी है वो देखिएगा। तो सर इनका भी एवरेज निकाल लो, क्यों, क्योंकि ये सेकेंड और 16th टर्म है। आप समझो, स्टार्टिंग से सेकेंड टर्म और स्टार्टिंग से 16 टर्म, यानी इसके जस्ट पहले एक टर्म आई होगी, इसके जस्ट बाद में एक टर्म आई होगी। तो ये भी इक्विडिस्टेंट टर्म है स्टार्टिंग से और एंड से। तो अगर स्टार्टिंग और एंड से इक्विडिस्टेंट टर्म है तो इनका भी एवरेज मैं निकाल सकता हूं। और इनका भी एवरेज अगर मैंने निकाला तो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ ये 60 है। आई होप आप देख पा रहे हो। ये कितना है, ये 102 है। आई होप आप देख पा रहे हो। तो 60 और 102 को ऐड करके अगर आप इनका एवरेज निकालें सो दैट विल बी 81। तो जो 16th रो की, आप समझ पा रहे हो, अब ये भी मिडिल टर्म ही आएगी। तो ये मुझे क्या मिल गई है, 81। तो देखो इसके नीचे एक और टर्म है इस कॉलम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 846 है और यहाँ पे 81 है। अगर मैं ये पता कर लूं तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज ही हमारा एवरेज होगा। और ये पता करना हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि अब आपको बस इस एपी का कॉमन डिफरेंस पता करना है। कॉमन डिफरेंस निकालना बिल्कुल भी मुश्किल काम आई होप आपके लिए नहीं है। आप कहीं से भी निकाल सकते हो। आप चाहो तो इन दोनों से निकाल दो, आप चाहो तो इन दोनों से निकाल दो, या आप चाहो तो यहाँ से निकाल दो। तो यहाँ पे देखना आप ध्यान से, अगर मैं इस एपी की बात कर रहा हूँ, मैं इस कॉलम वाले एपी की बात कर रहा हूँ, तो इस कॉलम वाले एपी का कॉमन डिफरेंस निकालता हूँ ताकि मैं इस टर्म को प्रेडिक्ट कर पाऊँ। तो ध्यान से देखना, ये आपके पास इसकी फर्स्ट टर्म होगी, ये आपके पास इसकी 16th टर्म होगी, क्योंकि टोटल 17 टर्म्स है। आई होप आप देख पा रहे हो। तो आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये 16 टर्म है, तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालना इज डेफिनेटली नॉट अ बिग टास्क। सो यहाँ पर मेरे लिए कॉमन डिफरेंस निकालना चैलेंजिंग टास्क है ही नहीं, बड़ा सिंपल सा काम है। आपके पास 846 है, आपके पास 81 है, तो आप कैसे सोच सकते हो भाई, सर सिंपल सी कहानी है। मैं अगर 846 को फर्स्ट टर्म मान लूँ, 81 को अगर मैं इसकी 16th टर्म मान लूँ, तो आप समझिएगा। अब पूरी कहानी एक अलग पर्सपेक्टिव से आपको मैं दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो 846 फर्स्ट टर्म है, एक अलग एपी में बात कर रहा हूँ, तो है ना। सुनना, 846 उसकी फर्स्ट टर्म है और उसकी 16th टर्म क्या हो गई भाई, उसकी 16th टर्म हो गई 81, है ना। तो फर्स्ट टर्म क्या होती है, ए। अगर 16 टर्म को लिखना है तो क्या लिखोगे आप, उसको लिखोगे आप a प्लस 15d। आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, यानी अगर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपको 15d जो मिलेगा, जो आपको 15d मिलेगा, गौर से सुनिएगा, ये हो जाएगा कितना, 81 माइनस 846। अब अगर 81 माइनस 846 आप करेंगे तो ये आपका आ जाना है -765। तो ये अगर आपका आ गया -765, तो इसको आप किससे डिवाइड कर देंगे, इसको आप डिवाइड कर देंगे 15 से। तो अगर आप -765 को 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस आपको मिल जाएगा। तो देख लेते हैं भाई, 765 को अगर मैंने 15 से डिवाइड किया तो यह जाता है आपका 51। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ऑल्दो नेगेटिव का। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया -51। अगर कॉमन डिफरेंस -51 आ गया है, तो अगर मैं इसमें कॉमन डिफरेंस -51 ऐड करूंगा तो कितना मिल जाएगा। तो 81 में अगर मैंने -51 ऐड किया तो आई होप इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। 81 प्लस 50 -51 अगर आप करेंगे तो दैट शुड बी
31। आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। तो फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, दोनों का एवरेज निकालेंगे तो मिडिल टर्म आ जाएगी, यानी 846 प्लस 31 डिवाइडेड बाय 2 जब आप करेंगे तो आई होप आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो ये जो मिडिल टर्म होगी दिस विल बी 846 प्लस 31 डिवाइडेड बाय 2। आई होप कहने की कोई जरूरत ही नहीं है, दिस शुड बी 877 डिवाइडेड बाय 2। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो 877 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आपको आ रही है कि ये जो टर्म आ रही है, आई होप हमने कैलकुलेशन सही किया है, हम रियली सॉरी, ये होना चाहिए था 30, मैंने ध्यान नहीं दिया, वो 81 51 31 साथ में चला गया। सो 81 माइनस 51 इज 30, तो ये हो जाएगा आपका 30। सो दिस शुड बी 876 बाई 2, और आई होप कहने की जरूरत नहीं है 876 डिवाइडेड बाई 2 जब आप करेंगे सो दैट शुड बी 438। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो योर फाइनल आंसर शुड बी 438। आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल, डूएबल, आसान सा एक क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 2 persons Aryan and Bhushan started running simultaneously from point P around a circular track। अब समझना, ये रहा आर्यन और ये है भूषण, है ना। अब आर्यन और भूषण कहीं ना कहीं मिलेंगे, क्योंकि आर्यन की स्पीड कितनी है, आर्यन की स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, है ना, और भूषण की स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अच्छा, ऑपोजिट डायरेक्शन दिया है ना, फ्रॉम पी अराउंड लेंथ इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल दिया है। अब कहीं ना कहीं दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया, जब क्रॉस किया तो कियारा और देव ने भी स्टार्ट किया, है ना। अब कियारा ट्रैक पे घूम रही है ऑपोजिट टू आर्यन, तो ये आर्यन है तो आर्यन के ऑपोजिट कियारा जा रही है। कियारा की स्पीड क्या है, कियारा की जो स्पीड है रनिंग अराउंड स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, तो कियारा जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे जा रही है। और जो देव है, देव भूषण की डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहा है, देव रनिंग अराउंड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू भूषण, तो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा देव, और देव किस स्पीड पे जा रहा है भी, देव इज रनिंग एट 4 मीटर पर सेकेंड। अब आप समझो प्रॉब्लम, ये बिल्कुल ऐसा सिनेरियो है कि 2 ट्रेन चले जा रही है, एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन ये है। इस ट्रेन की कुछ स्पीड है, इस ट्रेन की कुछ स्पीड है, पर मान लो दोनों की स्पीड सेम है, तो अगर दोनों के बीच में जो डिस्टेंस मेंटेन होगी वो मेंटेन रहेगी, क्योंकि दोनों सेम कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है, तो ये कभी एक दूसरे को मैच कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर भूषण और आर्यन ने एक दूसरे को क्रॉस कर भी लिया, और अगर कियारा और देव ने अब स्टार्ट किया है, भूषण की स्पीड पे ही कियारा सेम डायरेक्शन पे आ रही है और आर्यन की स्पीड पे ही देव सेम स्पीड पे आ रहा है, तो ये कभी मिल ही नहीं पाएंगे। मतलब भूषण की हमेशा पीछे रहेगी कियारा और आर्यन के हमेशा पीछे रहेगा देव, तो दे विल नेवर मीट। तो मैं कहूंगा इट नेवर हैपेंस, मतलब इसमें कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं है। आगे बढ़ेंगे, मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD are 4 integers having a sum of 4, find the minimum possible value of the sum of their reciprocals। अब इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर आपके पास ABCD 4 इंटीजर्स है ना, इनका सम है 4, तो फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। तो आपको निकालना है 1/A, 1/B, 1/C और 1/D। अगर ये चारों पॉजिटिव होते तो मैं AM HM प्रॉपर्टी से निकाल देता, पर अगर मुझे ये इंटीजर दिया है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा लॉजिकली सोचने की कोशिश करता हूँ। लॉजिकली सोचने में कुछ नहीं है, आप बस ये बोलो कि आपके ABCD जो है इन तीनों का आप ले लो -1। आप ध्यान सुनिएगा, अगर आप इन तीनों, इसका आइडियल अप्रोच है, स्टैंडर्ड अप्रोच है, अगर आप इन तीनों को ले लेते हैं -1, तो ये आपको कितना लेना पड़ेगा, 4 बनाने के लिए इसको मिलूंगा 7, तो आप ये बन जाएगा 4। यही एक तरीका है स्टैंडर्ड आइडियल केस, जब ये आप मिनिमम सम अचीव कर सकते हो उनके रेसिप्रोकल्स का, तो वो आ जाएगा -1 -1 प्लस 1/4। ये जो सम आपके पास आएगा दिस विल बी द मिनिमम सम। इसके अलावा आपके पास कोई और तरीका हो ही नहीं सकता है। सो दिस शुड बी -2 टाइम्स -2 6/7। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम समझे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द एरिया enclosed by the lines 3x - 2y + 6, 3x + 5y - 15, है ना। तो आपके पास ये आपका x एक्सिस और y एक्सिस हो गए। 3x - 2y + 6 अगर मैं x की जगह 0 रख दूं, है ना, तो मुझे y कितना मिलेगा, मुझे y मिलेगा 3, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 3,0, है ना। अगर मैं y की जगह 0 रख दूं तो x कितना मिलेगा, ये मिलेगा मुझे -2। आई होप सही बोल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -2,0। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी ऐसी, आपको दिख रही है। सिमिलरली इस लाइन की अगर मैं बात करूं तो 3x + 5y - 15, अगर मैं x की जगह 0 रखूं तो y मिलेगा मुझे 3, तो ये पॉइंट तो यही रहेगा, है ना। अब ये लाइन कैसी भी जा सकती है पता नहीं। अगर मैं x की जगह 0 रख दूं तो y मिल चुका है। अच्छा, एक सेकंड गलती कर रहा हूं मैं, 3,0 नहीं बोलेंगे इसको हम बोलेंगे 0,3। एम रियली सॉरी, है ना। अब क्या बचा, अब अगर आप इसमें y की जगह 0 रख दोगे तो x कितना आ जाएगा 5, तो आ जाएगा आपका 5,0। तो ये लाइन कुछ ऐसी ही जा रही होगी जो मैंने लकीली से बनाई थी। तो x एक्सिस और दोनों लाइंस के बीच का एरिया ये रहा,
तो इसका एरिया आई होप आपको दिख रहा है, ये बेस है, बेस कितना है 7 डिस्टेंस का, और हाइट कितनी है 3 डिस्टेंस की, ट्रायंगल है, हाइट और बेस पता है, तो हाफ 7 इंटू 3, आई होप कहने की जरूरत नहीं है, 7 इंटू 3 आपका 21, 21 का हाफ इज 10.5, एंड दैट्स योर करेक्ट आंसर। विद दैट आई बिलीव यू मस्ट हैव गॉट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। क्यूए सेक्शन कंपैरेटिवली इजी था, डीआई के 2 सेट आपको फर्स्ट 2 सेट शायद थोड़े से ट्रिकी लग सकते हैं टाइम कंज्यूम करने के मामले में, क्योंकि बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा चीजें प्रोसेस करनी है और केसेस बनाने हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस क्यूए के तो सारे ही डुएबल थे, डीएलआर में थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था, तो ओवरऑल ये पेपर आपके लिए डुएबल होना चाहिए था। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे, टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।